आहार विधि विधान जो कहे गए हैं वहां पे इन्होंने सूत्र लिखा है उष्ण मछलियां, स्निग्ध मछलियां, तजल्पन, आसन, तमोना, भुंजितम। तो यहाँ पे ध्यान में रखना कि स्निग्धता भी आवश्यक है, स्निग्धता हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, तो उसके लिए भी आपको ध्यान में रखना है। कमिंग बैक, इंसुलिन रेजिस्टेंस, दो कारण मैंने कहे थे। दो कारण में से एक कारण था कि डाइट की वजह से हुआ, दूसरा कारण था कि पेशेंट को स्ट्रेस बहुत ज्यादा है इस वजह से हुआ। नाउ आई हैव अ क्वेश्चन। अगर पेशेंट का व्याधि का कारण डाइट है और आपके पास पेशेंट आ रहा है और डाइट चेंज नहीं कर रहा है, तो क्या सिर्फ मेडिसिन से उस पेशेंट के पैथोलॉजी को रिवर्स करना पॉसिबल है? अ वेरी बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन। पेशेंट डाइट चेंज करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, और सिर्फ मेडिसिन से क्या हम उसके व्याधि को रिवर्स कर सकते हैं? मैं बहुत सारे डॉक्टरों से मिलते रहता हूँ, बहुत सारे डॉक्टरों के केसेस देखते रहता हूँ, ट्रीट करते रहता हूँ। लेट मी टेल यू कि डाइट अगर ठीक नहीं है ना, तो योर पेशेंट कैन नेवर रिकवर, डू वॉट एवर यू वॉन्ट। उन्होंने ग्रंथों ने सूत्र ऐसे ही नहीं लिखा है कि पथ्य सति गर्भदशम, औषध का क्या रोल, अगर रुग्ण पथ्य पे है तो औषध का क्या रोल, रुग्ण पथ्य पे नहीं है तो औषध का क्या रोल, ये सूत्र ऐसे ही नहीं आया। दिस इज वेरी क्लियर दैट इफ पेशेंट इज नॉट कंप्लाइंट विद द डाइट, देन थिंग्स आर नॉट गोइंग टू इम्प्रूव। इसलिए आप सबको एक बात बहुत ध्यान में रखनी है कि वी नीड टू मॉडिफाई डाइट ऑफ योर पेशेंट। आपको पता हो है या नहीं, आई डोंट नो, बट देर आर सो मेनी ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूट्स जो पीसीओडी के पेशेंट्स को कम से कम 30,000 तक चार्ज करते हैं और सिर्फ डाइट चेंज करके देते हैं। आर यू अवेयर अबाउट इट? आर यू अवेयर अबाउट इट? If they charge their patients up to 30,000 and they just give them a diet correction, और उसी में वो पेशेंट को रिजल्ट्स भी देते हैं। सो डाइट हैज सच अ स्ट्रॉन्ग एक एक एग्जिस्टेंस है उसका, कि उससे पेशेंट की ये क्रोनिक प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। ओके, कमिंग बैक टू द नॉर्म, एक एक रिवीजन, वन मोर रिवीजन हमने करनी थी। yesterday we discussed about LH, right? LH और FSH। अगर जीएनआरएच पल्स बढ़ा, डाइट कंप्लीट नहीं होगा तो पेशेंट कभी ठीक नहीं होगा। दैट इज वेरी ट्रू, हितेश जी। सो कमिंग बैक, जीएनआरएच पल्स, जीएनआरएच पल्स ये अगर अल्टर हुआ, तो जीएनआरएच पल्स का काम होता है एफएसएच और एलएच को सिक्रीट करवाना। दोनों की मात्रा सेम होनी चाहिए, 14th डे में एलएच बढ़ना चाहिए। लेकिन अगर रूटीन में ही एलएच की मात्रा एफएसएच से ज्यादा है, तो ये इंडिकेट करता है कि यहां पर एक फैक्टर, यानी अभी ऊपर से नीचे आने वाला फैक्टर जो पैथोलॉजी का एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसे आपको समझना है, कि जब कोई फीमेल सनलाइट एक्सपोजर से दूर रहती है, जब कोई फीमेल एक्सेसिव स्ट्रेस में रहती है, तब उसका जीएनआरएच पल्स अल्टर होता है और एलएच का सिक्रेशन बढ़ने लगता है। इज दिस क्लियर? LH is a hormone which is responsible for ovulation. At the same time, LH is a hormone जो रिस्पॉन्सिबल होता है उस फीमेल के शरीर में एस्ट्रोजन के जगह पे टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को बढ़ाने। आई होप दिस पॉइंट इज वेरी वेल अंडरस्टूड। जीएनआरएच पल्स अगर बढ़ा, तो जो FS-LHH का रेशियो है वो अल्टर होगा। फिर से एक बार बेस से जाता है, लैक ऑफ सनलाइट एक्सपोजर एंड एक्सेसिव स्ट्रेस, इन दोनों चीजों के साथ जीएनआरएच पल्स अल्टर होगा। जीएनआरएच पल्स जैसे अल्टर हुआ, एलएच बढ़ेगा। एलएच जैसे बढ़ा, वैसे ओवरीज में एस्ट्रोजन की जगह पे टेस्टोस्टेरोन बनाया जाएगा। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर दैट एलएच और टेस्टोस्टेरोन का रिलेशन, एलएच और सनलाइट का रिलेशन, एलएच और स्ट्रेस का रिलेशन? अब इसमें आपको आयुर्वेद दिखेगा या नहीं दिखा, आई डोंट नो, मुझे तो दिख गया। आयुर्वेद में लिखा है दीपन पाचन क्षुत्रुट निग्रह आतप सेवन मारुत सेवन व्यायाम, यहाँ पे आतप सेवन आ गए। उसके बाद आपको आयुर्वेद दिखा कि नहीं दिखा, स्ट्रेस रसवाहिनी दुष्यंते चिंतना मति चिंतना, तो ये सूत्र सब जुड़ के ही है। तो इसमें आयुर्वेद को आपको अलग ढूंढने की जरूरत नहीं, इस सारे कंसेप्ट में ही आयुर्वेद है। आगे बढ़ता हूँ। ये पॉइंट सबको क्लियर है? इफ इट इज अ क्लियर, गिव मी थम्स अप, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों के दिमाग में कंफर्म आना चाहिए, तब जाके आप क्रिटिकल केसेस को ट्रीट कर पाओगे। जब आप देखते हो कि एलएच बढ़ा है, तो आपके दिमाग में कंटिन्यूसली चलते रहना चाहिए कि आई नीड टू वर्क ऑन हर स्ट्रेस एंड आई नीड टू वर्क ऑन, और उसके सनलाइट एक्सपोजर को अश्योर करना है, उसकी दिनचर्या को मुझे अल्टर करना है। अब दिनचर्या को बेहतर करने के लिए क्या क्या कर सकते हो, उसके उपाय योजना हम बाद में सीखेंगे, लेकिन पहले तो ये ट्रिगर होना चाहिए कि व्हाट इज कॉजिंग दिस इफेक्ट्स। सो टेस्टोस्टेरोन बढ़ने का एक इंपॉर्टेंट कारण है एलएच, एलएच बढ़ने का कारण है सनलाइट एक्सपोजर की डेफिशिएंसी और एक्सेसिव स्ट्रेस। और एक फैक्टर समझ लेना,
कि जब कोई व्यक्ति, फीमेल कोई जब स्ट्रेस में चली जाती है तो वो रिप्रोडक्शन के लिए प्रिपेयर होगी खुद को या फिर मस्कुलिन कैरेक्टर डेवलप करेगी। तो स्वाभाविक है कि वो मस्कुलिन कैरेक्टर डेवलप करने वाली है। सो अगर कोई व्यक्ति स्ट्रेस में है तो वो ऑटोमेटिकली एक मस्कुलिन कैरेक्टर डेवलप करने वाला है। एंड दिस इज द रीजन व्हाई एलएच उस फीमेल को मस्कुलिन कैरेक्टर डेवलप करने के लिए मदद करता है बाय बाय प्रोड्यूसिंग मोर टेस्टोस्टेरोन इन द ओवरीज। अब थोड़ा सा ओवरीज में आते हैं। आपके ओवरीज में एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन दोनों बनते हैं। आर यू अवेयर? यस और नो? प्लीज लेट मी नो। आपके ओवरीज में दोनों बनते हैं, एस्ट्रोजन भी बनता है और टेस्टोस्टेरोन भी बनता है। आर यू अवेयर? नाउ द क्वेश्चन इज, इफ आई आस्क यू कि एस्ट्रोजन से टेस्टोस्टेरोन बनता है या टेस्टोस्टेरोन से एस्ट्रोजन बनता है, व्हाट वुड बी द आंसर? आर यू अवेयर कि एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन का ये रिलेशन है? एस्ट्रोजन से टेस्टोस्टेरोन बनता है या टेस्टोस्टेरोन से एस्ट्रोजन बनता है? कैन एनीवन आंसर दिस क्वेश्चन? सो सेक्स हार्मोन जब आपकी ओवरीज बनाएगी, सो व्हेन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेक्स हार्मोन इज गोइंग ऑन, first hormone which is being produced, that is a testosterone, and from testosterone से estrogen बनाया जाता है। I hope you people understood it well। पहले कौन सा बनेगा? पहले, yes, that is aromatization। So first hormone that is being prepared is a testosterone, उसके बाद एस्ट्रोजन बनेगा। तो एस्ट्रोजन ये थोड़ा सुपरलेटिव हार्मोन है, और ये सुपरलेटिव हार्मोन कब नहीं बनेगा? जब आपकी बॉडी में एलएच डोमिनेंट होगा तो टेस्टोस्टेरॉन की ही प्रोडक्शन बढ़ते रहेगा, ये एरोमेटाइजेशन नहीं होगा। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। तो अभी और मैथमेटिक्स में चेंजेस आ गए। मैथमेटिक्स में क्या चेंज आया कि टेस्टो एलएच बढ़ा, एलएच की वजह से टेस्टोस्टेरॉन लेवल बढ़े, टेस्टोस्टेरॉन की वजह से एक्ने हुए, टेस्टोस्टेरॉन की वजह से हेयर फॉल हुआ, टेस्टोस्टेरॉन की वजह से हार्सिडिज्म हुआ। अगर आप उस पेशेंट के हार्सिडिज्म की ट्रीटमेंट करना चाहते हो, एक्ने के ट्रीटमेंट करना चाहते हो, तो सिर्फ और सिर्फ पित्त शामक द्रव्य देके या फिर पित्त की या रक्त की चिकित्सा देके काम होगा क्या? व्हाट यू थिंक? सिर्फ पित्त और रक्त की चिकित्सा करके काम होगा क्या? आर यू गेटिंग मी? शाल्मली कंटका प्रख्या कफ मारुत शोणिता, ऐसा सूत्र है जो तारुण्य पिटिका है। तो वहां पे एक पैथोफिजियोलॉजी है, बट उसके रूट में आज कौन है? तो उसके रूट में ये सारे पैथोफिजियोलॉजीज है। आपको काम यहाँ पे हर जगह करना। जल्दी से बताओ, एक्ने की कोई लड़की आपके पास आती है जो कहती है कि मुझे बहुत एक्सेसिव एक्ने है, एक्ने फ्लेयर अप हो जाते हैं, दवाइयां दो। कौन सी दवाइयां आप देते हो? टेल मी द नेम ऑफ मेडिसिन व्हाट यू गिव टू द पेशेंट हु कम्स टू यू विद द कंप्लेंट ऑफ एक्ने ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल पीरियड। वेग अलग अलग समय में आते हैं। कुछ लोगों को एक्ने मेंसेस के पहले आते हैं, कुछ लोगों को मेंसेस के 15 दिन पहले आते हैं, सो कुछ लोगों को ओव्यूलेशन के टाइम आते हैं, दैट्स आल्सो 15 दिन पहले। सो एक्ने का जो फ्लेयर का पीरियड अलग है। कंप्लीटली नॉर्मलाइज हो, hormonal who is actually suffering with these multiple problems associated with the root cause of the illness। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। जल्दी से मुझे बताना चैट बॉक्स में कौन से द्रव्य आप यूज करोगे जब फीमेल में एक्ने दिखाई देते हैं। व्हेन अ पेशेंट कम्स टू यू विद अ कंप्लेंट ऑफ एक्ने, पीसीओडी की फीमेल आती है, आप अभी भी कुछ ना कुछ द्रव्य तो देते होंगे। मैं जस्ट पूछ रहा हूँ, आई वुड लाइक टू सी कि आप में से कौन से डॉक्टर्स क्या क्या द्रव्य देते हैं। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेक यू टू द केस स्टडीज। यहाँ पे इंसुलिन रेजिस्टेंस, तो क्या पैथोफिजियोलॉजी जुड़ रही है? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड द हार्मोनल प्रॉब्लम? क्या आपको ये समझ रहा है कि अंदर एग्जैक्टली क्या चल रहा है जिसकी वजह से उस पेशेंट में ये सारे सिम्टम्स दिख रहे हैं? और अगर आपको समझ रहा है तो मुझे नहीं लगता ट्रीटमेंट करना बहुत मुश्किल है। ट्रीटमेंट विल बी वेरी वेरी इजी फॉर यू, इजंट इट? जैसे हमारे पास जब कोई पेशेंट आती है तो मैं तो आंखें बंद करके उसे एक डाइट बॉक्स है हमारा, वो डाइट बॉक्स दे देता हूँ। डाइट बॉक्स दिया तो डाइट बॉक्स से उसका इंसुलिन रेजिस्टेंस गायब हो जाता है 1 महीने में। और डाइट बॉक्स से इंसुलिन रेजिस्टेंस गायब हुआ तो ऑटोमेटिक सारी चीजें फॉल इन लाइन चालू हो जाती है। सो दूसरी चीज मुझे कौन सी, मैंने चरकाचर्य में या फिर आयुर्वेद की चिकित्सा की जो शुरुआत होती है किसी भी पेशेंट की ट्रीटमेंट आप, तो सबसे पहले लंघन भ्रूणीय, इस पेशेंट में लंघन करना है या भ्रूण करना है इसके आधार पे होती है या नहीं होती? डिसीजन क्या लिया जाता है कि इसमें मुझे लंघन करना है या भ्रूण करना है? राइट और रॉन्ग? प्लीज लेट मी नो।
इस पेशेंट में मुझे लंघन करना है या भ्रूण करना है, इसके आधार पर चिकित्सा का निर्धारण किया जाएगा। सही है गलत है, प्लीज लेट मी नो। कोई भी पेशेंट आपको सामने जब दिखे तो सबसे पहले आपने प्रिंसिपली ये ध्यान में रखना है कि आई नीड टू चेक आउट कि ये पेशेंट लंघनीय है या भ्रूणीय है, इसमें लंघन करना है या भ्रूण करना है। अगर मेरे सामने आए हुए पेशेंट में इतने सारे सिम्टम्स है, उसका वजन ज्यादा है, उसके बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस है, ये डोमिनेंटली दिख रहा है, तो फर्स्ट थिंग व्हाट आई विल डू, आई विल स्टार्ट विद द डाइट। I will assure that patient loses at least 5% of her weight। 5% उसका वेट कम हुआ तो ऑटोमेटिकली मुझे एक्ने कम हो जाएंगे, हर्सुटिज्म रिकवर होने लगेगा। उसके साथ साथ एक्नेथेसिस, जो कुछ स्किन डिस्कलरेशन है, वो भी कम हो जाएगा। और अगर कि ब्लड में जितना इंसुलिन बढ़ता है उतना ज्यादा पिगमेंटेशन के चांसेस बढ़ते हैं। सो हाउ मेनी ऑफ यू आर अवेयर कि पिगमेंटेशन इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद द सीरम इंसुलिन लेवल्स। तो इंसुलिन लेवल जितना बढ़ेगा उतना पिगमेंटेशन बढ़ेगा। सो आपको इन सारी चीजों का विचार करते हुए आपके आहार की योजना करनी है, राइट। आहार की योजना आप बहुत बेहतरीन तरीके से जैसे करने लगते हो, ऑटोमेटिकली पेशेंट में इंप्रूवमेंट आने लगती है। अब यहाँ पे आयुर्वेद एक अलग जगह से एंट्री करता है। वो कौन सी जगह है आयुर्वेद? वो जगह है कि अम, आयुर्वेद के जो सारे ट्रीटमेंट प्रिंसिपल्स हैं स्पेसिफिकली फॉर पीसीओडी, ये उष्ण है या फिर शीत है, डोमिनेंटली कैसे है, ये कफनाशक है। लेकिन एक योनि व्यापद ऐसा है जहां पे पित्त वृद्धि होती है, उसके बावजूद भी अमेनोरिया रहता है, और वहां पे आपको स्पेशल केयर लेनी पड़ती है। जनरली पित्त और आर्तव दोनों एक दूसरे के आश्रय श्रेणी भाव, इजंट इट? तो दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं। तो पित्त और आर्तव एक दूसरे का ही अवयव, आर्तवम अग्नेय, हम इस तरह से उसका वर्णन है। तो स्वाभाविक है कि जब आर्तव नहीं है, आर्तव क्षय है, तो उष्ण चिकित्सा आपको करनी है, ऐसा एक जनरल गाइडलाइंस बन जाती है। लेकिन जब पेशेंट में अकेंथोसिस दिख रहा है, डिस्कलरेशन दिख रहा है, स्किन इश्यूज दिख रहे हैं, तब आप पित्त बढ़ाने वाले द्रव्य यूज करोगे। तो यू नो आर्तव उत्पन्न करने के लिए आप पीसीओडी की ट्रीटमेंट करनी है, अमेनोरिया ट्रीट करना है, आपने उष्ण द्रव्य यूज किए, तो एक्ने का क्या होगा और डिस्कलरेशन का क्या होगा? अगर आप पेशेंट में एक्ने और एक्नेथोसिस है और उसके साथ उसे अमेनोरिया है, तो आपने अमेनोरिया की चिकित्सा के लिए जो हमने कल एक सूत्र देखा था जहाँ पे सारे उष्ण तीक्ष्ण द्रव्यों की अभिलाषा होती है, वैसे द्रव्यों का प्रयोग करना चालू कर दिया जो आर्तव जनन है, तो एक्ने और एक्नेथोसिस क्या होगा? तो एक्ने और एक्नेथोसिस बढ़ने लगेगा। वहां पे आपको कुछ विशेष विचार करने होते हैं, वहां पे आयुर्वेद आता है। द बेसिक फंडामेंटल ऑफ आयुर्वेदा क्या है? वात पित्त कफ। मुख्य सूत्र आयुर्वेद के क्या है? वात पित्त कफ। और मुख्य सूत्र के आगे क्या है? वात पित्त कफ से, वात पित्त कफ से पंचमहाभूत, हमारे पंचमहाभूत से वात पित्त कफ, और पंचमहाभूत से ही हमारे षड्रस, और उन षड्रसों के उधर आधार पर चिकित्सा। अब जल्दी से एक बार षड्रस की कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं। जल्दी से मुझे बता देना, पित्त शमन करने वाले तीन रस कौन से हैं? पित्त शमन करने वाले तीन रस। ये रसों का ज्ञान आवश्यक होता है क्या? मैं कहता हूँ बहुत आवश्यक होता है। अगर रसों का ज्ञान अच्छा है ना, तो किसी भी द्रव्य से आप ट्रीटमेंट करवा सकोगे। आपको फिर जैसे आप लोगों ने कहा कि अलग अलग द्रव्य है, कोई स्वाभाविक है कि अलग अलग द्रव्य है, तो अलग अलग द्रव्य अलग अलग काम करते हैं। तो जल्दी से बताओ, मधुर तिक्त कषाय, वेरी गुड। सामता है, अगर पेशेंट में सामता है, तो सामता में साम पित्त है, तो कौन सा द्रव्य, कौन से रस काम करेंगे? अगर पेशेंट में सामता है, सामता है तो कषाय करेगा। कषाय का पंचमहाभौतिक संगठन, कषाय का पंचमहाभौतिक संगठन, जैसे वायु आकाश से तिक्त बनता है, भू तेजस, भू तेजसोर आम्ल, जल तेजसोर लवण, पृथ्वी और वायु। पृथ्वी और वायु है, तो पृथ्वी और वायु साम आमता में चलेगा, पृथ्वी और वायु आमता में चलेगा। तो जहां जहां पे पित्त की प्रवृत्ति है और जहां पे साम पित्त की स्थिति है, वहां पे एक ही रस चलेगा। कौन सा? एक ही रस चलेगा, तिक्त रस चलेगा। वायवाकाशयो तिक्ता, वायुर्व्यो कषाय। तो वायु और आकाश से बना हुआ तिक्त रस ही उस पित्त की स्थिति में चलेगा। अब वो पित्त की स्थिति को शमन करने वाला है, राइट। ये प्रिंसिपल्स ध्यान में रखना, क्योंकि आगे जाके ट्रीटमेंट में वो सारे पॉइंट्स आने वाले हैं। मेरे सामने पेशेंट को, मेरे सामने बेटी पेशेंट को एक्ने है और हर्सुटिज्म है और एक्नेथोसिस है। अब मैं पहला मेरा टारगेट मेंसेस लाना ये होगा या फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस रिवर्स करना होगा? सो फर्स्ट टारगेट क्या होना चाहिए? अगर मैं चाहता हूँ कि पेशेंट जल्दी से ठीक हो जाए, तो पहले इंसुलिन रेजिस्टेंस ठीक करना होगा या फिर मेंसेस लाना होगा, या राइट। सो पहला टारगेट होगा मेरा इंसुलिन रेजिस्टेंस।
तो यहाँ पे जब मैं ऐसे द्रव्यों का इस्तेमाल करूंगा जो इंसुलिन रेजिस्टेंस पर काम करे, फिर मैं आहार से योजना करूंगा, एक्सरसाइज का इस्तेमाल करूंगा, और फिर पेशेंट को इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा। मुझे भाग भाग के मंजिष्ठा के पीछे नहीं जाना है, सालिवा के पीछे नहीं जाना है, या फिर कामदुला नहीं यूज करना है, या फिर हरिद्रा खंड यूज करना है। वो रुको, थोड़ा सा रुको। अभी जो आ रहा था वो नीचे से जाने वाला था, वो नहीं गया है, वो घूम रहा है और वो सिम्टम्स अपने क्रिएट कर रहा है। अब फिलहाल क्या करोगे, जब जो चीज बाहर जाने वाली थी वो बाहर नहीं गई है, अंदर है और घूम रही है। अब चिकित्सा कौन सी करोगे? शमन। शमन चिकित्सा का बेसिक सिद्धांत क्या है? शमन चिकित्सा का सिद्धांत है दीपन पाचन चतुर्थ निग्रह आतप सेवन मारुत सेवन व्यायाम। तो यहाँ पे मेरा जो अप्रोच होगा वो दोषो पाचन का होगा। दोषों का पाचन कैसे किया जाता है? दोषों का पाचन द्रव्यों से किया जाता है, उसके साथ साथ व्यायाम से भी किया जाता है। एक हर्सुडिज्म की लड़की, या फिर एक्ने की लड़की, या फिर एक चलो एक्ने की लड़की, एक एक्ने की लड़की है, बहुत सारे एक्ने आ रहा है। अब जब बहुत सारे एक्ने आ रहे हैं बार बार, मैं जब उससे, एक्ने आते हैं, आई होप यू ऑल आर अवेयर कि एक्ने स्वेट ग्लैंड में होते हैं या सिबेशियस ग्लैंड में होते हैं। एक्ने का रूट कॉज स्वेट ग्लैंड में है या सिबेशियस ग्लैंड में है? एक्ने का रूट कॉज सिबेशियस ग्लैंड में या, अब समझो ये सिबेशियस ग्लैंड, इतना सिंपल है ना आयुर्वेद। और मॉडर्न का जितना आप पढ़ोगे ना, मॉडर्न का जितना पढ़ाई करोगे, आपको आपको पता चलेगा कि आप आयुर्वेद ही पढ़ रहे हो। या सिबेशियस ग्लैंड का सिक्रेशन, सिबेशियस ग्लैंड का सिक्रेशन, अगर हर रोज सुबह उठ के वो लड़की 30 मिनट एक्सरसाइज करे और पसीना निकाल दे, जो पसीना निकलेगा तो उसके साथ साथ प्रस्वेद भी निकलेगा। पसीना इज स्वेट ग्लैंड। प्रस्वेद जो, कहो पित्त मल केशु प्रस्वेदो न करो मुझे, तो प्रस्वेद ये मल है। मल किसका है? मेद का मल है। सिबेशियस ग्लैंड और स्वेट ग्लैंड एक साथ ही है ना। तो जब आप स्वेटिंग करते हो तो स्वेटिंग करने के बाद ऑटोमेटिकली एक्सरसाइज से पित्त बढ़ता है या कम होता है? एक्सरसाइज से स्वेद बढ़ता है या कम होता है? एक्सरसाइज से स्वेद बढ़ेगा, स्वेद बढ़ेगा ही नहीं, एक्सरसाइज से स्वाभाविक है। तो स्वेद बढ़ेगा तो पित्त बढ़ेगा या कम होगा? एक्सरसाइज से। सिंपल सा मैथमेटिक्स है ये, कि स्वेद भी पित्त का एक आधार स्थान है, यानी वहां पे रहता है। तो स्वेद में पित्त रहता है। अब स्वेद बाहर निकला तो पित्त बाहर गया या अंदर आया? स्वेद बाहर गया मतलब पित्त बाहर गया। ये बात समझ लेना, ये प्रिंसिपल्स है। तो ये प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए आपको आगे बढ़ना है। मैं फिर से पॉइंट पे आना चाहता हूँ, हमारा जब डिस्कशन समाप्त करता हूँ। इंसुलिन रेजिस्टेंस हमने समझ लिया। हमने ये देख लिया कि सनलाइट कितना इंपॉर्टेंट है। दिनचर्या, दिनचर्या कितनी इंपॉर्टेंट है? अगर वो सुबह लड़की उठती है 10 बजे, आप सबको पता है शुरू होता है, जब सनलाइट हमारी आंखों से अंदर आता है। एक न्यूक्लियस है, मुझे अभी उसका नाम याद नहीं है, बट उस न्यूक्लियस में जब सनलाइट पहुंचता है वहां से सर्केडियन रिदम स्टार्ट होता है। सो हमारे बॉडी में जो सर्केडियन रिदम नॉर्मलाइज हुआ है वो सनलाइट के ऊपर हुआ है। जितना सर्केडियन रिदम नॉर्मल होगा तो उतना हार्मोनल एक्सिस नॉर्मल होने के चांसेस बढ़ने वाले हैं। अगर वो लड़की 10 बजे उठती है सुबह, तो उसका रिदम नॉर्मल होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। इसलिए क्या ये छोटा सा सुधार कि सुबह उठ के सूर्य को देखो, ये आवश्यक है या नहीं? सुबह उठ के सूर्य को सूर्य के दर्शन करो, शांति से सूर्य के सामने बैठो, सूर्य को देखो। ये छोटा सा सॉल्यूशन क्या काम कर सकता है एक पीसीओडी के फीमेल के लिए? प्लीज लेट मी नो। बहुत सिंपल है ना, कि सुबह उठ के 2 मिनट 3 मिनट सूर्य को देखो। छोटा सा इंटरवेंशन है। आपने क्या किया? दवाई दी, कुछ कुछ दवाई दी। देखो आपकी दवाइयां वही होगी, आपकी दवाइयां कोई बदलने वाली नहीं है। तो अल्टीमेटली षड्रस ही तो है जो कुछ दवाइयां हैं उसमें। तो द्रव्य बहुत ज्यादा कुछ आउटस्टैंडिंग बदलते नहीं है। आपके जो एसोसिएटेड, आप जो उसकी फील्डिंग लगाओगे ना, वो फील्डिंग से आपका पेशेंट एक्चुअली इंप्रूव होने वाला है। तो सनलाइट एक्सपोजर के बारे में आपने कहा, आपने वहां पे सॉर्ट किया। स्ट्रेस के बारे में आपने काउंसलिंग अच्छी तरीके से की। आपने इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करने का प्लानिंग किया। इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करने के लिए आपको एक ट्विन साइकिल करके कंसेप्ट है। ट्विन साइकिल का मतलब है कि जब आप एक्सेसिव कैलोरी कंज्यूम करते हो तो सारे आपके फैट लिवर में जाते हैं, लिवर में स्टोर होते हैं। आप सबको पता है कि खाना खाने के बाद शुगर जो है वो ब्लड में आएगी, ब्लड में आने के बाद पैंक्रियास से इंसुलिन आएगा, इंसुलिन शुगर को मसल्स के अंदर भेजेगा। बची हुई शुगर को कहाँ लेके जाएगा? इंसुलिन शुगर को मसल के अंदर लेके जाता है। अब मसल ने उठाने के बाद ब्लड में अभी भी बची है शुगर, सो वेयर दैट इंसुलिन विल टेक द शुगर? लीवर में लेके जाएगा, सो इट विल टेक इट टू द लीवर, राइट यादव जी? अब वो गया लीवर के पास लेके जाएगा। अब लीवर कह रहा है कि भाई मेरे पास तो बहुत ज्यादा ग्लाइकोजन है, मेरे पास बहुत फैट है, मैं अभी और नहीं ले सकता। दिस स्टेज इज कॉल्ड एज इंसुलिन रेजिस्टेंस। इज दिस क्लियर? जब बॉडी में सबसे पहले इंसुलिन रेजिस्टेंस कहाँ डेवलप होता है, दैट इज अ लीवर। इज इट क्लियर?
सबसे पहले इसलिए आरोग्यवर्धिनी काम क्यों करती है बहुत सारे पेशेंट्स में, आरोग्यवर्धिनी के जो इंग्रेडिएंट है वो इंग्रेडिएंट काम कैसे करते हैं, तो ये ख्याल रखते हैं अपने मेन स्टोरेज हाउस का। और मेन स्टोरेज हाउस जिसका जितना अच्छा ना काम आसान। बट क्या सिर्फ आयुर्वेद आयुर्वेद आरोग्यवर्धिनी के पीछे ही भागना काम की चीज है? मैं कहूंगा नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है। आरोग्यवर्धिनी मैंने तो यूज ही नहीं करता। उसके बावजूद इतने पेशेंट डायबिटीज रिवर्स किए हमने। एक भी रस औषधि हम यूज नहीं करते। हाँ, रस औषधि नहीं यूज करने के पीछे, रस औषधि के पीछे अगेंस्ट कोई मेरे मानसिकता ऐसा नहीं है। एक फंडामेंटल क्लियर है मेरा कि रस औषधि में जो द्रव्य काम करते हैं वो मेजरली जो कुछ हम भावना द्रव्य देते हैं वो काम करते हैं, ऐसा मुझे पहले से समझा था। ये सही है गलत है प्लीज लेट मी नो। जैसे त्रिभुवन कीर्ति में काम कौन करता है, या फिर सूच्यकर में काम कौन करता है, तो त्रिभुवन कीर्ति की अगर बात करूं तो वहां पे उन्होंने ग्रंथों ने स्पष्ट रूप से कहा है ना कि जो कुछ सुरसा आर्द्रक हेम भी की जो आप भावना देते हो, तो सबसे पहले आपने सुरसा की भावना दी, आर्द्रक की दी, फिर हेम की दी। अब बाहर सबसे बाहर किसकी, सबसे अंदर पहले किसकी दी? सुरसा, फिर आर्द्रक, उसके बाद हेम। तो जो द्रव्य अंदर गया उसके ऊपर सबसे क्या था, तो विष था सबसे पहले, हेम था। तो उसके वजह से वो पेनिट्रेशन मिला उसे, द्रव्य को पेनिट्रेशन मिला, द्रव्य को जैसे पेनिट्रेशन मिला अंदर तक पहुंचा, पूर्व पकिलम काया, ऐसा जो वायु विकसित द्रव्यों का वर्णन है, तो अंदर तक पहुंचा। उसके बाद शुंठी थी जिसने आमपाचन किया, बाद में तुलसी थी जो विषमनाश विश्व में ज्वरग्न है, तो उसने तो काम कर दिया। तो ज्वरग्न काम जो था वो मुझे किसने करके दिया? तो भैषज के द्रव्यों ने किया, ऐसी मेरी धारणा है। और इसलिए माधवबाग में हम कहीं पर भी ये जो रस औषधि है उसका इस्तेमाल नहीं करते, उसके बावजूद हमारे पेशेंट ठीक होते हैं, बहुत अच्छे ठीक होते हैं। द मेजर चैलेंज विद रस औषधि इज क्वालिटी कंट्रोल। आज मैं हमारी जो फैक्ट्रीज है उसका इंचार्ज हूँ, तो डायरेक्टर हूँ वहाँ पे। तो मुझे मालूम है कि क्वालिटी कंट्रोल ये कितनी बड़ी बात होती है। एक एक द्रव्य के रॉ मटेरियल, उसके फाइटोकेमिकल्स, उसकी क्वालिटी, ये बहुत मायने रखती है। आज जो मार्केट में आपको द्रव्य मिलते हैं वो पूरे एक्सट्रैक्ट निकाले हुए द्रव्य होते हैं। पाउडर्स अगर आप मार्केट में लेने के लिए जाओ तो आपको एक्सट्रैक्ट निकाले हुए पाउडर्स अवेलेबल है आज मार्केट में। So you will never get the good quality products if you don't know the quality standards. तो ये बात ध्यान में रखना। Why I'm trying to tell you this, मैं चाहता हूँ आपका ध्यान जो है वो ज्यादा फोकस हो जाए इंटरनल पैथोफिजियोलॉजी पे। तो पैथोफिजियोलॉजी एक बार फोकस हो गई तो आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पे ज्यादा फोकस करोगे, द्रव्यों का यूज करोगे ही करोगे। आई वोंट से कि द्रव्य यूज नहीं कर रहे हैं, द्रव्य की ताकत अपनी बहुत पावरफुल होती है, वो तो काम करते ही है। लेकिन उसके आगे से आप क्या क्या कर सकते हो उसके बारे में सोचो। कि मुझे लीवर ठीक करना है तो आरोग्यवर्धिनी भी करेगी और डाइट भी करेगा। तो डाइट और आरोग्यवर्धन दोनों करने वाले हैं, तो मैं डाइट से क्यों ना करवा लूं लीवर को क्लीन। अगर मैंने डाइट से लीवर को क्लीन करवा लिया तो मेरा काम लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा रहेगा। आरोग्यवर्धनी जो मेडिसिन, समझो रस औषधि है, उसकी जगह पे आपने सिर्फ आहार से योजना करना चालू कर दिया ना, पेशेंट का कंप्लायंस इंप्रूव होता है, पेशेंट इंप्रूव बहुत अच्छे तरीके से होता है। वो समय गया जब जादुई दवाइयां बनती थी और पेशेंट दवाई के आधार से ही ठीक होते थे। मैंने तो अब तक के मेरे प्रैक्टिस में जब तक पेशेंट अपने जीवन को नहीं बदलता तब तक उसे रिजल्ट नहीं मिलते हैं। उन्हीं पेशेंट को रिजल्ट मिलते हैं जो अपना जीवन बदलते हैं। ये मैंने आंखों से देखा है, बहुत सारे केसेस में देखा है, बहुत सारे अदर डॉक्टर्स के रिजल्ट्स में भी देखा है। बहुत सारे डॉक्टर जो कहते हैं कि ये दवाइयां तूफान काम करती है, उनकी दवाइयां अगर पेशेंट डाइट ना फॉलो करे तो कुछ रिजल्ट नहीं देती। हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन सच केसेस, प्लीज लेट मी नो। कि दवाइयां डॉक्टर के हमारे आयुर्वेद में है ना, द्रव्य के ऊपर बहुत ज्यादा इश्क या फिर प्यार रहने वाले डॉक्टर्स है, तो वो कहते हैं कि ये महाभयानक दवाई है, बहुत बढ़िया काम करती है। और वो दवाई आप नॉन कंप्लाइंट पेशेंट को दो, आपको पता चलेगा क्या रिजल्ट मिलता है। एक तो सबसे बड़ा आयुर्वेद का बड़ा प्रॉब्लम ये है कि द्रव्य को काढ़ा के डोसेस। आयुर्वेद में जो क्वाथ कल्पना कही है, वो क्वाथ कल्पना का बनाने का जो तरीका है, क्वाथ कल्पना बनाने का तरीका कैसा है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी पेशेंट को मुझे सबसे पहले बताना कि क्वाथ का डोज क्या कहा गया है, आयुर्वेद में क्वाथ का डोज क्या कहा गया है। कैन एनीवन आंसर दिस क्वेश्चन? काढ़ा काढ़ा का डोज क्या कहा गया है, व्हाट इज द डोज ऑफ क्वाथ? कैन एनीवन आंसर दिस क्वेश्चन? व्हाट इज द डोज ऑफ क्वाथ? 30 to 40 ml, ओके। ठीक है। ओके, एक छोटा सा और एक क्वेश्चन कि 40 ml क्वाथ आइडियली बताया गया है 2 पल। डू यू एग्री? यहाँ पे अगर कोई रसम औषधि का ज्ञाता है या फिर सॉरी रसम वैशिष्ट्य में एमडी किया हुआ है तो जल्दी से मुझे बता देना। या क्या ये 1 पल है या 2 पल है? वात का डोज 1 पल है या 2 पल है? चलो 2 पल डोज है, तो 2 पल डोज यानी 80 ml। 80 ml काढ़ा बनाना है मुझे, तो रॉ मटेरियल कितना यूज करना होता है? 80 ml फाइनल काढ़ा बनाना है तो रॉ मटेरियल कितना यूज होना चाहिए?
80 ml काढ़े के लिए रॉ मटेरियल कितना होना चाहिए? ओके, 16 टाइम्स, ठीक है। रॉ मटेरियल कितना होना चाहिए? 80 ml काढ़े के लिए रॉ मटेरियल कितना होना चाहिए? चलो ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता हूँ, सॉल्यूशन फाइनल बताता हूँ। बेसिक फंडा ये है, 80 ml काढ़ा बनाना है तो 40 ग्राम रॉ मटेरियल, 40 ग्राम में 16 टाइम्स पानी डाला, 40 ग्राम में 16 टाइम्स पानी डाला, यानी कितना पानी डाला? 16 टाइम्स पानी डाला यानी 640 ml पानी डाला। 640 ml पानी को उबाल के कितना रखना है? नहीं, कुछ तो गलत जा रहा है। ना 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 ना, फिर से एक बार। 80 ml काढ़ा बनाना था, क्योंकि डोज स्टैंडर्ड आप ही ने कहा 2 ml है, मतलब 2 पल है। 2 पल का डोज मुझे बनाना था, मैंने 40 ग्राम द्रव्य लिया। 40 ग्राम द्रव्य में 16 टाइम्स पानी डाला। 16 4 640, 640 ml पानी डाला। 60 40 ml को एक अष्टमांश उबाल के रखना है, सही है गलत है? सही है गलत है? 1/8 रखना है क्वाथ। तो 40 ग्राम द्रव्य, 640 ml पानी, उबाल के 1/8 यानी 80 ml, इतना डोज बन गया। माय क्वेश्चन अगेन वही आता है, 80 ml काढ़ा में रॉ हब कितने चाहिए? 80 ml काढ़ा में रॉ हब कितने चाहिए? फिर से एक बार कहता हूँ, 40 ग्राम द्रव्य, 80 ml, 80 ml, सॉरी, 40 ग्राम द्रव्य, 640 ml पानी, उबाल के मैंने एक अष्टमांश यानी 80 ml रखा, और यही 80 ml आपका डोज है। तो 80 ml काढ़ा बनने के लिए 40 ग्राम रॉ मटेरियल चाहिए। कितने पेशेंट आपके 40 ग्राम रॉ मटेरियल का काढ़ा पीते हैं? जब हम किसी पेशेंट को क्वाथ कल्पना देते हैं तो 40 ग्राम रॉ से क्या वो क्वाथ बनता है? प्लीज लेट मी नो। नहीं पीते, राइट? तो दैट इज अ बिग चैलेंज ना, कि ग्रंथों ने जो डोज बताया वही फॉलो नहीं करोगे। जैसे मैं अभी षडधरण क्या कहा, हमारा षडंग पानी पी रहा हूँ, तो षडंग पानी का ये पूरा ग्लास मैंने पी लिया, अब ये डोज कुछ तो काम करेगा मेरे। अगर मैंने कुछ तो 1 चम्मच महासुदर्शन काढ़ा पी रहा हूँ, कैन आई एक्सपेक्ट रिजल्ट्स? तो वो जो रिजल्ट्स मिल रहे हैं ना, वो तो जैसे हमारे आयुर्वेद में लिखा है, स्वभावो परम बात, हेतु साम्या समस्तेषां स्वभावो परमस्तथा, जायन्ते हेतु वैषम्य विषया देव देह धातव, हेतु साम्या समस्तेषां स्वभावो परमस्तथा। तो वो तो ठीक ऐसे भी होने वाला है ना, जब वो डाइट लाइफस्टाइल मॉडिफाई करता है, ठीक होने वाला है। कमिंग बैक टू द पॉइंट, करना क्या है? करना द्रव्यों का एक्सट्रैक्ट यूज करो। एक्सट्रैक्ट जब यूज करते हो तो 10:1 का एक्सट्रैक्शन आपको मिलता है, यानी 1 ग्राम एक्सट्रैक्ट में 10 ग्राम रॉ होता है, और उसके ऊपर सबसे अच्छी बात, एक्टिव फाइटोकेमिकल्स मिलते हैं। दैट्स व्हाट वी डू, और उससे हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। चलो कमिंग बैक, ये पॉइंट आपके साथ डिस्कशन इसलिए करना था क्योंकि रिजल्ट्स अगर पाने हैं तो यू शुड बी हैविंग अ वेरी गुड क्वालिटी मेडिसिन, जिससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। हर बार आपको रस औषधि के पीछे नहीं भागना है। कमिंग बैक, लिवर के बारे में, एसएचबीजी के बारे में, फ्री टेस्टोस्टेरोन के बारे में समझ लिया, राइट? इंसुलिन रेजिस्टेंस, सर अगर लीन पीसीओडी है विथ हिर्सुटिज्म एंड डार्क पिगमेंटेशन प्रेजेंट, बट ऑल रिपोर्ट्स आर नॉर्मल, और 3 मंथ्स अमीनोरिया के बाद भी थिन है, तो हम उसे वात पित्तज में लेंगे या वात कफज में? वेरी गुड, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। जो मैंने कल पैथोफिजियोलॉजी बताई थी, कि जहां पे वो व्यक्ति स्ट्रेस के कारण स्ट्रेस के कारण उसके बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस आ रहा है, तो वो इंसुलिन रेजिस्टेंस ना फैट वाला नहीं है, वो इंसुलिन रेजिस्टेंस एंटी इंसुलिन हार्मोन वाला है। वो कंडीशंस इसमें आ जाते हैं। आप जो केस कह रहे हो ना, इसमें आ रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी आपको ध्यान में यही रखना है कि ये इंसुलिन रेजिस्टेंस की ही केस है। अब आपको आगे का, जैसे आपने ये केस की बताई है, इसके बाद मुझे क्या लगेगा? यूएसजी किया है इसमें, क्या यूएसजी करके हमने देखा कि एंडोमेट्रियल थिकनेस कितना है? मैडम जी, अगर आपने किया है तो मुझे बताओ। एंडोमेट्रियल थिकनेस देखा है हमने, तो हमें अभी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, कहाँ पे प्रॉब्लम है। क्या जीएनआरएच में प्रॉब्लम है? जीएनआरएच में प्रॉब्लम, जीएनआरएच में ही प्रॉब्लम होगा तो, फॉर एग्जांपल, किसी व्यक्ति का प्रोलैक्टिन बढ़ चुका है। हाँ देखो, अभी ईटी 6 mm है, तो ईटी 6 mm है, प्रोलैक्टिन लेवल्स पता है इस पेशेंट के? क्या आपको प्रोलैक्टिन लेवल्स पता है? आपको प्रोलैक्टिन लेवल पता है? ओके, अब मैथमेटिक्स समझ लेना, अब ये गेम क्लियर होता है।
जब जब किसी पेशेंट में आप देखते हो कि एंडोमेट्रियल थिकनेस कम है, तो आपके दिमाग में क्या क्या आना चाहिए? चलो पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल था एंडोमेट्रियल थिकनेस के लिए? तो वो था आपका एफएसएच से ड्राइव किया गया ओवरीज के अंदर का प्रोसेस, जिससे एस्ट्रोजन लेवल बढ़ रहा था, जिससे एंडोमेट्रियल थिकनेस बढ़ रहा था। अब यहाँ पर पॉसिबिलिटी ये है कि एल एच एफ एस एच रेशो या फिर एफएसएच का सिक्रीशन ठीक से नहीं हो रहा है, यानी एल एच एफ एस एच दोनों एक्टिविटी थोड़ी सी सप्रेस है। जब एल एच एफ एस एच दोनों रेशोज सप्रेस्ड होंगे या फिर अफेक्टेड होंगे, उस समय आपको ओवरऑल रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी लो मिलने वाली है। अब ये केस मुझे अगर बताओ तो मैं कहूंगा कि ये पर्टिकुलरली केस, इस पे काम कहाँ करना है आपको? इस पे आपको काम करना होगा स्ट्रेस लेवल्स पे। तो सबसे पहले कौन से क्या काम करोगे आप ढूंढोगे कि स्ट्रेस का कारण क्या है। स्ट्रेस के कारण कौन से होते हैं? भय, शोक और क्रोध। ये तीन मुख्य कारण है स्ट्रेस के। डू यू एग्री विद दिस? भय यानी किस चीज का? डर। शोक यानी दुख। शोक यानी दुख। और तीसरा एंगर। ये तीन उस पेशेंट में स्ट्रेसर के कारण होंगे। आपको इन तीन में से उस पेशेंट में कौन सा कारण ज्यादा है ये देखना है। मैम कैन यू आंसर? उस पेशेंट को क्या आपने इस एंगल से कभी देखा कि इस पेशेंट में ये तीन में से कौन सा ज्यादा है? वो मुझे ढूंढना है। हैव यू ट्राइड टू एनालाइज कि उस पेशेंट में एग्जैक्टली तीन में से कौन सा कारण ज्यादा है? वो एक बार ढूंढा तो उसके आधार पर आप उस पेशेंट के लिए नस्य द्रव्य और अभ्यंतर घृतपान के द्रव्यों का सिलेक्शन करोगे। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? आई होप यू पीपल आर गेटिंग मी। कि जब पेशेंट के शरीर में एंडोमेट्रियल थिकनेस कम है, उसे फेशियल हेयर के, ओके, उसे सर उसे फेशियल हेयर के कारण, वेरी ट्रू, उसे फेशियल हेयर के कारण स्ट्रेस है, दैट इज ट्रू, बट अंदर ना कुछ तीन में से छुपा हुआ है। मैं कल के दिन में आपको वो क्वेश्चन दूंगा। वो क्वेश्चन क्वेश्चन आप ऐसे समझो, आप जब किसी शुगर के पेशेंट को मिलते हो ना, वो कहते हैं कि मेरी शुगर तो शुगर का रिपोर्ट देख के ही बढ़ती है। दैट इज नॉट द स्टोरी। उसके लाइफ में कुछ ना कुछ स्ट्रेसर्स होते हैं, बट लोगों को उनके लाइफ के वो स्ट्रेसर्स क्या सचमुच उन्हें स्ट्रेस दे रहे हैं ये पता नहीं चलता है। सो अक्सर आप लोगों से बात करते हो कुछ स्ट्रेस है क्या, तो लोग कहते हैं, क्या कहते हैं लोग? स्ट्रेस है ऐसा कहते हैं या कहते हैं कि नहीं है? जो सीनियर डॉक्टर्स हैं यहाँ पे मुझे बताना कि जब पेशेंट को आप किसी भी स्ट्रेसफुल पेशेंट को पूछो कि आपकी लाइफ में कुछ स्ट्रेस है क्या, वो क्या कहता है कहते हैं या नहीं है कहता है? मैक्सिमम फिर से कुछ नहीं, सब अच्छा चल रहा है। राइट? आपको ढूंढना है, आपको ढूंढना है, और ढूंढने का मैं क्वेश्चनियर आपको दूंगा। कल आपको मैं उसका क्वेश्चनियर दूंगा, वो क्वेश्चनियर देख लेना, उसके आधार पर आपको अनुमान लगाना है कि इसमें इसमें अगर देखो ना, सिंपल सा मैथमेटिक्स है ना, आहार विचार और विहार, ये तीन ही में तो प्रॉब्लम हो सकता है। अगर वो पेशेंट कहता है कि नहीं मेरा सब अच्छा चल रहा है, मेरे पास एक पेशेंट है सब अच्छा चल रहा है, हमें आके कहता था कि सब अच्छा चल रहा है। मैंने सोचा यार ठीक है, हो सकता है अच्छा चल रहा है, ठीक है। और ट्रीटमेंट चली, थोड़ा सा झगड़ा बिगड़ा कर, झगड़ा इन द सेंस स्ट्रगल कर रहे थे, रिजल्ट मिल रहे थे, आगे बढ़ रहे थे। डायबिटीज था उसे और ब्लड प्रेशर भी था। तो उस ट्रीटमेंट हुई, धीमे धीमे हमारी नैया 3 महीने की जगह पे 8 महीने बाद उसका जीटी निगेटिव हुआ। लेकिन बहुत स्ट्रगल किया उसके साथ। तो 8 महीने बाद जीटी निगेटिव, ठीक है, वो स्टोरी हो गई। अब वो पेशेंट रेगुलर फॉलोअप विलअप चल रहा है। अब 8 महीने हुए, उसके करीबन 5-6 महीने बाद, यानी करीबन ट्रीटमेंट वो आया उसके 1.5 साल बाद, और दो, एक पेशेंट और उसकी लड़की आई। तो उनसे बातें हुई, सब हुआ, उनकी भी ट्रीटमेंट चालू हो गई। फिर ये जो फीमेल पेशेंट थी, वो फीमेल पेशेंट और उसकी लड़की थी, उनसे बातें हुई वो सब। फिर एक बार वो फीमेल पेशेंट रोने लगी, थोड़ा सा घर में बहुत स्ट्रेस है, ये है वो है। तो हमने क्या क्या प्रॉब्लम है? नहीं, हस्बैंड अभी हमारे साथ नहीं रहते, अलग रहते हैं, ये है वो है। फिर हमने और ठीक है ठीक है ठीक है करते गए, और अचानक हस्बैंड का नाम पता चला। तो वो पेशेंट था जो मेरे पास आया था 1.5 साल पहले और बोल रहा था स्ट्रेस कुछ भी नहीं है। आर यू गेटिंग मी? सो आप समझ लो कि पेशेंट हर बार आपको ये नहीं बताएंगे कि मेरे लाइफ में क्या चल रहा है। दे वांट टू मेंटेन देयर सीक्रेट्स। वो सिर्फ आपको कुछ ना कुछ चीजें प्रेजेंट करेंगे कि मुझे बताओ भाई क्या है इसमें, आप क्या कर सकते हो। पूरा एलोपैथी का ट्रेंड ही वही है ना। अब एलोपैथी ने समाज को वही तो दिशा दिखाई है कि आपको प्रॉब्लम क्या है, ठीक है ये है ना, ये दवाई लो जाओ।
आयुर्वेद में हमें बताया गया है कि भाई उसकी सिर्फ द्रव्यों से चिकित्सा नहीं हो सकती, उसके 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 जीवन में जाना पड़ेगा और जाके तब जाके रिजल्ट मिलेंगे। और मुझे ये बहुत आनंद है कि जो जो डॉक्टर पेशेंट के लाइफ में एंटर करता है ना, वो एक्चुअली मास्टर डॉक्टर बनने लगता है। तो ये बात कुछ पेशेंट्स कहते हैं रेगुलर काम का प्रेशर या घर का प्रेशर इसलिए स्ट्रेस है, दे एक्सेप्ट हाउ टू ट्रीट देम। वेरी गुड। ये इसका इसका सॉल्यूशन मैं आपको कल दूंगा। तो मैं आपको स्ट्रेसर्स का सॉल्यूशन दूंगा, उसका मैथमेटिक्स बताऊंगा। लेकिन मैडम ने, दीपा मैम ने जो केस पूछी थी उसका मैथमेटिक्स समझ लेना कि हमें वैल्यूज ट्रैक करने हैं, एंडोमेट्रियम क्या कह रहा है वो देखना है, स्ट्रेस हार्मोन्स क्या है वो देखना है, जो एफएसएच एलएच एलएच क्या चल रहा है देखना है। आपको दिख रहा है कि एंडोमेट्रियम का पोषण ही नहीं हो रहा है, इसका मतलब ऊपर से सारी सिस्टम शट डाउन है। इज दिस क्लियर? पीसीओडी के नॉर्मल कंडीशन में जब वहां से एफएसएच निकल रहा है, फॉलिकल को बड़ा कर रहा है, लेकिन फॉलिकल फूट नहीं रहा है, ठीक है, एक फॉलिकल फूटा नहीं, वैसा ही है। दूसरे महीने का दूसरा फॉलिकल बढ़ना चालू हुआ, वो भी फूटा नहीं, वो भी वैसा है। तीसरे महीने का तीसरा भी बड़ा हो रहा है, फूटा नहीं, वो भी वैसा है। 3 महीने के 3 फॉलिकल, इन्होंने बहुत बढ़िया एस्ट्रोजन ब्लड में भेजा, उस एस्ट्रोजन ने एंडोमेट्रियल को ठीक करके रखा। तो आपके पेशेंट में इस कंडीशन में 3 महीने मेंस्ट्रुअल सेशन नहीं है, एफएसएच ने ओवरीज को, सॉरी फॉलिकल को स्टिमुलेट किया, लेकिन फॉलिकल रप्चर नहीं हुए। 3 महीने के 3 फॉलिकल रप्चर होना बचे हुए हैं। और अब 3 महीने में जो कुछ एस्ट्रोजन निकला था उससे एंडोमेट्रियल थिकनेस अच्छा था। इस सीन में आपको क्या पता चला कि ऊपर से सारे सिग्नल नीचे आ रहे हैं लेकिन प्रॉब्लम ओवरीज में है। इज इट क्लियर? इज दिस क्लियर? क्या इस केस में इतना पॉइंट क्लियर है कि सिग्नल ऊपर से प्रॉब्लम नहीं था, ठीक है, सब ऊपर से चल रहा था, ठीक। अब जब मुझे दिख रहा है ईटीए थिन है, तो इसका मतलब क्या है? ईटी थिन है तो इसका मतलब क्या है? अब इस पेशेंट में ऊपर से ही एफएसएच एलएच के प्रॉब्लम्स है, जीएनआरएच का भी प्रॉब्लम हो सकता है। अब उस फीमेल को उसके फेमिनिन एनर्जी के साथ आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। स्ट्रेस लेवल्स बहुत हाई हो सकते हैं, प्रोलैक्टिन लेवल्स एबनॉर्मल हो सकते हैं, ये सारे फैक्टर्स को आपको ध्यान में रखना है, स्ट्रेस फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना है और उसे एलिमिनेट करने का साइंटिफिक प्रयास करना है। तो इसके बारे में हम कल फिर से बात करेंगे, लेकिन यहाँ तक मुझे लगता है हमने कॉन्टेक्स्ट समझ लिया। अभी तक हम 3 बजे से अभी 3:52 हुए हैं, आज का टॉपिक तो मैंने कुछ शुरू किया ही नहीं है। बट क्या अभी 52 मिनट्स में कुछ कंसेप्ट और बेहतर क्लियर हो रहे हैं? Please let me know. Are we on track? Are we getting the internal understanding of the illness, internal understanding of the problem? क्योंकि सॉल्यूशन यहीं पे है। उसे रिवर्स करने की कॉन्सेप्ट कॉन्फिडेंस आपका तभी बढ़ेगा जब आपको अंदर क्या हो रहा है पता है। When you have a confidence ना, मुझे पता है अंदर क्या चल रहा है, तो I'm going to solve it. It's still under my control. फियर कब आता है? जब मुझे अंदर क्या हो रहा है पता ही नहीं है, तब फियर बढ़ता है। तो यहाँ पे हम एक साथ है। और एक छोटा सा फैक्टर बताता हूँ। जब ओवरीज में, सर मेरे पास पेशेंट आ रहे हैं इसलिए मुझे अटेंड करने में थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है। ओके ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। रिकॉर्डिंग आपको मिलने वाला है, रिकॉर्डिंग बिल्कुल देख लेना। और उसके बाद अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप जरूर हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। और एक पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। पॉइंट ये है कि जब फॉलिकल रप्चर नहीं होता है तो भी एलएच लेवल बढ़ने लगता है। तो एलएच लेवल बढ़ने के मैंने कारण क्या कहे, ऊपर से प्रॉब्लम है, जीएनआरएच पल्स बढ़ा तो भी बढ़ने, जीएनआरएच पल्स भी बढ़ा सनलाइट और स्ट्रेस के कारण, और उसके कारण जीएनआरएच पल्स बढ़ा, एलएच बढ़े। एलएच बढ़ने का और एक कारण है, ये फॉलिकल रप्चर नहीं हो रहा है ओवरी में। तो जब फॉलिकल, एलएच का काम तो फॉलिकल को रप्चर करना, जब फॉलिकल रप्चर नहीं हो रहा है तो रिवर्स मैकेनिज्म से एलएच का कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ाया जाता है। तो आपके पास अगर अनरप्चर्ड फॉलिकल्स है तो एलएच को बढ़ाया जाते रहेगा, सेम लाइक इंसुलिन रेजिस्टेंस। इज इट वेल अंडरस्टूड? तो एलएच बढ़ने के दो कारण है, एक तो फॉलिकल का साइज। अब देखो आपको ना पिन पॉइंट, मुझे अगर पूछा जाए ना कि सर पीसीओडी के ट्रीटमेंट बताओ, मैं कहूंगा जीएनआरएच और ओवरीज दो ही जगह पे ट्रीटमेंट है। ओवरीज का साइज आपको श्रिंक करना है और जीएनआरएच पल्स को नॉर्मल करना है, बस खत्म, पीसीओडी रिजॉल्व। कोई बड़ी बात नहीं है। उसके लिए क्या क्या करना है वो तो करना पड़ेगा आपको, तामझाम तो करना पड़ेगा। तामझाम करने के सिवा वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। दवाई देनी पड़ेगी, थोड़े से पंचकर्म करने होंगे, डाइट देना होगा, और थोड़ा सा मोटिवेशन देना होगा उस पेशेंट को। कल मैंने एक फॉर्मूला बताया था, याद है किसी को? C2M2, है ना, याद है? सॉरी, L2M2C, याद है किसी को? उनका रोल इंपॉर्टेंट, राइट, उनका रोल इंपॉर्टेंट होता है, उसके बारे में भी ध्यान में रखना।
चलो, यहाँ तक हम आ गए हैं, अब हम आगे बढ़ेंगे, आज के दिन की शुरुआत करते हैं। डे 2। ओके। ये छोटा सा मैथमेटिक्स क्लियर कर लेते हैं। मॉडर्न ड्रग, एलोपैथी के द्रव्यों के बारे में मुझे एक काम कैसे करते, तो काम ऐसे करके, और आप में से कितने लोगों ने वो मालूम है, ट्रेन में हमारे मुंबई में जब लोकल ट्रेन में फैन बंद होता है तो कैसे चालू किया जाता है? अगर फैन ठीक काम नहीं कर रहा है तो कैसे उसे चालू किया जाता है? एनीवन नोस? उसे वो कुछ तो पेन डालते हैं, उसे घुमाते हैं, धक्का मारते हैं, किक स्टार्ट के धक्का स्टार्ट। तो ये जो एलोपैथी की दवाइयां है ना, ये मोर और लेस धक्का स्टार्ट है। वो प्रयास क्या करती है कि इस हार्मोनल एक्सेस को कहीं ना कहीं से तो धक्का मारो और स्टार्ट हो जाए। इज दिस क्लियर? आपको जब मैं उसके मैकेनिज्म बताऊंगा तो शायद आपके दिमाग में आ जाएगा कि ये धक्का स्टार्ट कैसी है। एक बार छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि ये मेडिसिन खा के आपके पास पेशेंट आने वाला है। जैसे ये मेडिसिन मॉडर्न ड्रग्स, एक तो है मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन है, मेटफॉर्मिन एक बेहतर ड्रग है। आई रिस्पेक्ट मेटफॉर्मिन अलॉट, क्योंकि ये एक ही ड्रग है जो डायबिटीज का है। बाकी सारे डायबिटीज के जो द्रव्य है ना, वो डायबिटीज के है ही नहीं। ये एक ही द्रव्य है जो टाइप 2 डायबिटीज में एक्चुअल कुछ तो काम करता है। बाकी सारे मेडिसिन सीटाग्लिप्टिन, SGLT2 इनहिबिटर्स, अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर, वो तो डायबिटीज पे काम ही नहीं करते। वो तो सिर्फ डायबिटीज को एकदम कॉम्प्लिकेट करने का काम बहुत अच्छा करते हैं। बट बेचारे एक ही ड्रग है जो सीरियसली डायबिटीज को ट्रीट करने का प्रयास करता है, क्योंकि रेजिस्टेंस पे काम करता है। सो मेटफॉर्मिन इम्प्रूव्स द इंसुलिन रेजिस्टेंस। लेकिन इसके खुद के साइड इफेक्ट है। ये बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट लेके आता है। B12 कम कर देगा आपकी बॉडी में। दूसरा, ये आपके लीवर फंक्शन में बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस क्रिएट करेगा। ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस इंड्यूस करेगा। तो ये द्रव्य भी खुद के साइड इफेक्ट्स लेके आता है। तो सिर्फ आप द्रव्यों पे ही चलोगे तो आप फंसने वाले हो। ऐसा आयुर्वेद के बारे में भी है, सिर्फ द्रव्यों से काम करते रहोगे तो फंसोगे। तो सिर्फ द्रव्यों से काम मत करना, द्रव्यों के साथ डॉक्टर को खेलना आना चाहिए। हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव कि पेशेंट को मेडिसिन बदल बदल के देते रहना चाहिए? हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव इन इट कि एक पेशेंट को एक ही द्रव्य जिंदगी में मत खिलाओ, द्रव्य बदलते रहो? देर इज अ ड्रग कंसेप्ट कॉल्ड ड्रग रेजिस्टेंस। वो ड्रग रेजिस्टेंस क्या सिर्फ एलोपैथी में होता है? वो आयुर्वेद में भी होता है। आपको सिंपल सा मैथमेटिक्स बताता हूँ। एंटी प्लेटलेट एक्टिविटी, एंटी प्लेटलेट इकोस्प्रिन की जो जितनी एक्टिविटी है ना, उससे कई गुना ज्यादा हमारे घर में पड़े हुए स्पाइसेस की है। ये US में रिसर्च हुआ। हर रोज खाना, ये सात्विक डाइट नहीं है, ये राजसिक डाइट है। इज दिस क्लियर? ये कौन सा डाइट हुआ? सात्विक हुआ या राजसिक हुआ? स्पाइसेस सात्विक हुआ या राजसिक हुआ? तो बात समझ लेना कि स्पाइसेस आप ज्यादा खाओ, ये ये जो पैटर्न है ना, ये हमारे शरीर में इंसुलिन ड्रग रेजिस्टेंस इंड्यूस करता है। एंड दिस इज द रीजन कि गोरों में जो हल्दी काम करती है वो इंडियंस में नहीं करती। जो डोज ऑफ हल्दी गोरों में काम करती है, जो डोज ऑफ जिंजर उन गोरों में काम करता है, वो डोज ऑफ जिंजर इंडियंस में नहीं करता, क्योंकि हर रोज खा रहा है, साथ में हो चुका है वो। दिस इज कॉल्ड ड्रग रेजिस्टेंस। आपको इसका ख्याल रखना है। चलो, कमिंग बैक, हमें इस पॉइंट को क्लियर करना है। मॉडर्न ड्रग्स जो जो यूज किए जाते हैं, अब ये हम क्यों बात कर रहे हैं इसके बारे में? क्योंकि इन गोलियों को बंद करना है। अगर पेशेंट ये ले रहा है तो ये गोलियां बंद करनी है। दूसरा, आप लोग जो उस पेशेंट को पूरा लाइफस्टाइल मॉडिफाई करने वाले हो, तो एलोपैथी से आप बेहतर हो, ये आपका विश्वास होना चाहिए या नहीं? प्लीज लेट मी नो। आपके मन में ये विश्वास होना चाहिए या नहीं कि आप एलोपैथी से बेहतर हो? तो ये विश्वास कैसे होगा? जब ये ड्रग देखोगे तब होगा। ये तो पहले देख लो, तो आपको पता चलेगा कि वो गायनेक के पास जाके कितना कॉम्प्लिकेट होने वाली है वो लड़की। ओके। चलो, एक एक करके देखते हैं। मेटफॉर्मिन, जैसे मैंने कहा, B12 डेफिशिएंसी। कोई भी मेटफॉर्मिन वाली लड़की है तो B12 चेक कर लेना। B12 चेक करोगे तो पता चलेगा डेफिशिएंट है, तो आपको उसका मैनेजमेंट करना है। क्या करना है बाद में देखते हैं। आइनोसिटोल, ये भी इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाता है। साइक्लिक प्रोजेस्टेरॉन, ये प्रोजेस्टेरॉन तो सबसे खतरनाक है। आपको मालूम है प्रोजेस्टेरॉन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? प्रोजेस्टेरॉन एनाबॉलिक है या कैटाबॉलिक है? प्रोजेस्टेरॉन एनाबॉलिक है या कैटाबॉलिक है? प्रोजेस्टेरॉन एनाबॉलिक है या कैटाबॉलिक है? हर बार मैं यही क्वेश्चन पूछता हूँ।
कोई भी द्रव्य, मैं पढ़ाई जब करता हूँ तो ऐसे ही करता हूँ, ये एक एनाबॉलिक या कैटाबॉलिक, क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है चरक संहिता ने ऐसे लिखा है सब। लगन भ्रूण या डिसाइड करो, लंघन करना है या भ्रूण करना है। ओके, तो ये प्रोजेस्टेरॉन एनाबॉलिक है। ये एनाबॉलिक है, ये करता क्या है, आपने उस लड़की को प्रोजेस्टेरॉन दिया जिसको मेंसेस नहीं है, वहां पे ओवरीज में ओवुलेशन तो हुआ नहीं है, सो ओवुलेशन हैज नॉट हैपेंड, देयर इज अ फॉलिकल व्हिच इज नॉट येट रप्चर्ड, व्हिच इज स्टिल देयर इन द ओवरीज, एंड नाउ यू हैव स्टार्टेड विद द प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन से क्या होगा, एंडोमेट्रियल थिकनेस थोड़ा बढ़ने लगेगा, फिर वो प्रोजेस्टेरॉन जब तक खा रही है तब तक यूट्रस को लगने लगेगा कि वाह कॉर्पस ल्यूटियम बन चुका है, और कॉर्पस ल्यूटियम अभी प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट कर रहा है। जिस दिन आप प्रोजेस्टेरॉन बंद कर दोगे, उस दिन पता चलेगा कि नहीं, कुछ प्रेगनेंसी वगैरह रही नहीं है, अब शेडिंग चालू कर दो, तो शेडिंग चालू हो जाएगी। लेकिन उन दिनों में जब वो प्रोजेस्टेरॉन ले रही है औरत, लड़की, उस समय तो पहला प्रॉब्लम अमीनोरिया का क्या था, प्रोजेस्टेरॉन डेफिशिएंसी या लैक ऑफ ओव्यूलेशन, अनोव्यूलेशन ये प्रॉब्लम था, या फिर प्रोजेस्टेरॉन की डेफिशिएंसी ये प्रॉब्लम था? व्हाट वाज द प्रॉब्लम ऑफ अमीनोरिया? अमीनोरिया का मेन कॉज क्या था, अनोवुलेशन या फिर लैक ऑफ प्रोजेस्टेरॉन? तो आपने प्रोजेस्टेरॉन देके ओव्यूलेशन ट्रीट किया, या फिर सिर्फ सब क्या कहते हैं सुपरफिशियल उसे मैनेज कर लिया? तो प्रोजेस्टेरॉन देके जो सिम्टम ट्रीट किया आपने कि मेंसेस आ गए उसके, तो आपने रूट कॉज ट्रीट किया या फिर जस्ट सिम्टम सप्रेस कर दिया? सिम्टम क्या था, अमीनोरिया, आपने प्रोजेस्टेरॉन दिया, ओव्यूलेशन तो हुआ ही नहीं, फिर भी प्रोजेस्टेरॉन से वहां पे एंडोमेट्रियल थिकनेस बढ़ा, और बाद में आपने जैसे प्रोजेस्टेरॉन विड्रॉ कर लिया, ब्लीडिंग हुआ, आपने सिम्टम सप्रेस कर लिया। अब दूसरा प्रॉब्लम समझो, जब वो लड़की प्रोजेस्टेरॉन ले रही है, उस समय वो ओवरीज का साइज और बढ़ता है। आर यू अवेयर अबाउट इट? जब वो फीमेल प्रोजेस्टेरॉन ले रही है तब ओवरीज और स्वेलअप हो जाते हैं, वो फोलिकल और स्वेलअप हो जाते हैं, एंड समटाइम्स पेशेंट एक्सपीरियंसेस दैट पेन। सो आपने प्रॉब्लम को सॉल्व किया या और कॉम्प्लिकेट कर दिया? मेंसेस तो आ गए, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या कॉम्प्लिकेट हुआ? मेंसेस आ गए पेशेंट को प्रोजेस्टेरॉन से, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या और कॉम्प्लिकेट हुआ? ये आपका अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि योर व्हाई व्हाई आई एम सेइंग आयुर्वेदा इज बेटर देन दिस प्रिंसिपल्स। एलोपैथी बुरी नहीं है, मालूम है, एलोपैथी का जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना ट्रीटमेंट करने का, वो गलत है। पहले तो जैसे हम सब लोगों को, जैसे आपको भी लगता होगा, आपको क्या, मुझे भी लगता था, मैंने जब बीएमएस एडमिशन लिया किस लिए लिया था, आयुर्वेद पे प्यार था इसलिए लिया था। बीएमएस का एडमिशन क्यों लिया, आयुर्वेद पे प्यार था इसलिए लिया, या फिर मार्क्स कम मिले इसलिए लिया? एमबीबीएस नहीं मिला इसलिए, क्यों एमबीबीएस करना था, वो अच्छा है, ये तो बिलीव था 12वीं तक। आज जब मैं देखता हूँ कि वो नहीं मिला, अच्छा हुआ, नहीं तो वही काम करता जो एलोपैथी के डॉक्टर करते हैं, वही ओएचए प्रिस्क्राइब करता, वही एंटी एंजल प्रिस्क्राइब करता। आज आई एम वेरी प्राउड कि हमने ड्रग टेपरिंग प्रोटोकॉल बनाए, ओएचए के ड्रग टेपरिंग बनाए, एंटी एंजल के बनाए, एंटी हाइपरटेंसिव के बनाए, कि पेशेंट को हम सारी मेडिसिन बंद करने के लिए और वहां तक लेके जाते हैं, और वो भी ऐसे ही नहीं कि हैप्पीजोडली बंद किया है, प्रोटोकॉल से बंद करते हैं। कब ट्राइमेटाजोलिन बंद करना है, कब बीटा ब्लॉकर बंद करना है, कब निकोराडिल बंद करना है, हर एक चीज का पैरामीटर बनाया है, क्यों बंद करना है उसके रीजनिंग है हमारे पास। जैसे ये सारी दवाइयां बंद क्यों करनी है, इसके रीजनिंग में आपको दे रहा हूं, ताकि आपका वो कॉन्फिडेंस बने कि अरे ये तो गलत दिशा में आगे बढ़ रहा है, ये तो अप्रोच ही गलत है। इज दिस क्लियर? बिकॉज व्हाट वी आर स्टडीइंग ट्रीटमेंट इन द यस, तो हमें अभी थोड़ा सा एक एंगल मैच्योर रखना है, तो ये जल्दी से देख लेते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। तो प्रोजेस्टेरॉन वो ओवरी को भी कॉम्प्लिकेट कर रहा है, सिम्टम भी सप्रेस कर, सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, दैट इज नॉट अ स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट। साइक्लिक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, अब ये क्या करता है, ये सीओसीज आप देते हो तो होता क्या है, जब ब्लड में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन वैल्यूज आते हैं ना, तो जीएनआरएच सप्रेस हो जाता है। इज दिस क्लियर? तो जीएनआरएच जैसे सप्रेस हुआ, तो आगे के सारे सिस्टम थोड़े शांत हो गए। नहीं समझा आपने? एक एक्ने की लड़की है, हर्सुटिज्म की लड़की है, उसको आपने ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव साइक्लिक डोसेस कुछ तो यहाँ वहां से करके दिए, मैंने वो पेंडुलम का रीजन दिया था ना, ध्यान में रखना, किक स्टार्ट का मैं क्यों कह रहा हूँ। ये प्रिंसिपल वही है कि मैंने उस पेशेंट के शरीर में क्या डाला, अभी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव डाल दिए, मैंने ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव डाल दिए, ब्रेन क्या कहेगा, अरे प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन बहुत है, चलो रिलैक्स हो जाओ, तो जीएनआरएच रिलैक्स हुआ। जीएनआरएच रिलैक्स हुआ, तब ऑटोमेटिकली एलएच क्या होगा, जीएनआरएच रिलैक्स हुआ तो एलएच बढ़ेगा या कम होगा? जीएनआरएच रिलैक्स हुआ तो एलएच बढ़ेगा या कम होगा?
रिड्यूस हो जाएगा। तो एलएच कम हुआ तो ऑटोमेटिकली ये जो कुछ एक्ने हर्सुडिज्म की प्रॉब्लम है वो क्या हो जाएंगे। तो उन्होंने किया क्या, जीएनआरएच को फुल किया, फुल बनाया। कैसे बनाया, ब्लड में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन भेज के रखे, तब जीएनआरएच सप्रेस हुआ, जीएनआरएच सप्रेस हुआ तो एलएच कम हुआ, एलएच कम हुआ तो टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हुआ, एक्ने हर्सुडिज्म कम हुआ। रूट कॉज की ट्रीटमेंट है कि ये रूट कॉज की ट्रीटमेंट है। रूट कॉज हमने देखा ना, वहां पे स्ट्रेस रूट कॉज था, थिका सेल हाइपरप्लासिया रूट कॉज था, इंसुलिन रेजिस्टेंस रूट कॉज था। तो ये ट्रीटमेंट रूट कॉज की है क्या। हमने देखा टेस्टोस्टेरोन बढ़ रहा था, क्यों, रूट कॉज की ट्रीटमेंट नहीं है ये। तो आप उनसे बेहतर हो ये बिलीव रखना चालू कर दो, स्ट्रांग बिलीव रखो। कंपटीशन नहीं है, वो होशियार है मैं होशियार है, ये प्रिंसिपल नहीं है। प्रिंसिपल ये है कि ये जो ट्रीटमेंट प्रिंसिपल्स है, ट्रीटमेंट प्रिंसिपल्स रॉन्ग डायरेक्शन में है। ये जब तक आप देखो, जब मैं कन्विंस हुआ डायबिटीज के बारे में, माधोबाग में हम डायबिटीज रिवर्स करते हैं, 60,000 पेशेंट का डायबिटीज रिवर्स किया है, जीटी निगेटिव की रिपोर्ट है मेरे पास। अब मुझे बताओ, जब हमने इतने पेशेंट का डायबिटीज रिवर्स किया, एलोपैथी की गोलियां बंद की, उसका ट्रेनिंग दिया, ड्रग टेबलिंग प्रोटोकॉल बनाई, क्यों बनाया, क्योंकि जब मैं कन्विंस हुआ रही है तो ट्रीटमेंट है ही नहीं, एलोपैथी की ट्रीटमेंट तो डायबिटीज की ट्रीटमेंट ही नहीं है। ये जब कन्विंस हुआ तब हम एग्रेसिवली आगे गए, टीवी पे जा जाके मैंने सबको बताया कि अरे डायबिटीज रिवर्स होता है, रिवर्स होता है। आर यू गेटिंग मी। आपको भी ये करना है, आपको भी ये समझना है कि ये उसकी ट्रीटमेंट नहीं है, पीसीओडी की जो एलोपैथी में ट्रीटमेंट चल रही है वो ट्रीटमेंट ही नहीं है। सो आई हैव यू कन्विंस जेएनआर इज नॉट द सॉल्यूशन फॉर हार्सुडिज्म एंड एक्ने। एंटी एंड्रोजन्स, ये एंटी एंड्रोजन्स दिए जाते हैं, स्पारोलेक्टोन और फिनास्ट्रिन, ये द्रव्य यूज होते हैं, राइट। देन लेट्रोजोल, एंटी एंड्रोजन क्यों, आपको पता है टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन एंटी टेस्टोस्टेरोन देके क्या करोगे, टेस्टोस्टेरोन क्यों बढ़ रहा है, एसएचबीजी बढ़ाने का काम करो, लिवर फंक्शन को इंप्रूव करो। उसके साथ साथ ऐसा डाइट दो जो अनवांटेड जो एस्ट्रोजन बॉडी में पड़ा हुआ है उसे बाहर निकाले। तो ये इस तरह से करेक्टिव एक्शंस मेजर्स में जाओ। एलोपैथी में क्या हुआ, सारा सेंट्रिक हुआ प्रोडक्ट का, तो सारा जो कुछ करेगा वो कौन करेगा, हमारा प्रोडक्ट करेगा। तो इस वजह से कुछ भी करो और पेशेंट को कुछ ना कुछ मूवमेंट करके दो ताकि वो बोले हाँ प्रोडक्ट से कुछ तो चेंज हुआ। बट वो हेल्थ में इंप्रूवमेंट कर रहा है या नहीं, वो नहीं देखा गया। तो ये प्रिंसिपल ध्यान में रखना। कमिंग बैक टू लेट्रोजोल, ये लेट्रोजोल क्या करता है, ये एरोमेटेज इनिबिट करेगा। अब जल्दी मुझे चैट बॉक्स में आंसर देना, एरोमेटेज इनिबिट हुआ तो एस्ट्रोजन बॉडी में बढ़ेगा या कम हो जाएगा। वेरी गुड, एरोमेटेज इनिबिट हुआ तो एस्ट्रोजन कम हो जाएगा। अब एस्ट्रोजन कम हुआ, इसका फायदा क्या होगा, एफएसएच फिर स्टिमुलेट होगा या सप्रेस होगा। एस्ट्रोजन कम हुआ है, हो रहा है, तो ब्रेन में से, जैसे मैंने कहा कि हमें सीओसी दिए तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन ब्लड में भेज दिए, तो उससे क्या हुआ, जीएनआरएच पल्स कम हुआ। अब हमने क्या किया, एस्ट्रोजन को कम किया, तो ऑटोमेटिकली जीएनआरएच पल्स एक्टिवेट होगा, और उससे फिर एलएच सिक्रेट होके जीएनआरएच से एफएसएच एलएच दोनों आ जाएंगे, और उससे फिर ओव्यूलेशन होगा। इज दिस क्लियर। दिस इज हाउ द लेट्रोजोल वर्क्स। लेट्रोजोल खुद जाके वो ओवम को फोड़ता नहीं है। इज दिस क्लियर। तो लेट्रोजोल खुद जाके ओवम को फोड़ता नहीं है, वो आप ही के सिस्टम को फिर से किक स्टार्ट, फैन घुमाना, धक्का मारना, उससे वो एक्टिविटी करो। तो आप भी कर सकते हो ना, वमन करवाओ, वमन करवाने का धक्का, उससे अच्छा धक्का और कौन सा, वमन से अच्छा धक्का कौन और कौन सा हो सकता है। कैन यू टेल मी, वमन से और अच्छा धक्का कौन सा हो सकता है। कोई उन्मादित पेशेंट है, वमन करवाओ। आपके दिमाग में बहुत सारे निगेटिव विचार चल रहे हैं, वमन करवा दो। आप जब वमन करवाते हो, धक्का ही है ना, इतनी पावरफुल धक्का है सिस्टम को, धक्का दोगे तब सिस्टम लाइन में आ जाती है, रिदम को एस्टेब्लिश करने। हार्ट में रिदम, अरिथमिया आता है, क्या की जाती है ट्रीटमेंट, कौन सी ट्रीटमेंट है अरिथमिया की। हार्ट में अरिथमिया आता है, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन चालू हो जाता है, वेंट्रिकल ऐसे थरथरने लगते हैं, क्या, डीसी शॉक। आप शॉक दे दो, शॉक देने से सारा रिदम सेट हो जाता है। So effectively, you give some shocks, then the rhythm gets established. Is it clear? यही शॉक ट्रीटमेंट हमारे वैदिक ग्रंथों में है। आपको पता है इनफर्टिलिटी के केसेस में जो आध्यात्मिक सॉल्यूशंस दिए जाते हैं, आध्यात्मिक क्या कहेंगे उसे, वैदिक सॉल्यूशंस दिए जाते हैं, उसमें आता है काला सर्प योग और नारायण नागबली, जो नासिक में त्र्यंबकेश्वर में जाके करते हैं। आर यू अवेयर अबाउट इट, आर यू अवेयर अबाउट नारायण नागबली और काला सर्प योग। ये एक बहुत खतरनाक ट्रीटमेंट है, बहुत सारे लोगों को प्रेगनेंसी हो जाती है उसके बाद। अरे अवेयर,
अब ये भी एक शौक ही है ना। आप में से किसी को पता है, मालूम नहीं, मैं ब्राह्मण हूं तो मुझे मालूम है वो क्या कर्म है। वो कर्म होता है एक्चुअली, आपको बिठाते हैं 3 दिन मंदिर से बाहर, और मंदिर से बाहर जाके आपको बताएंगे कि अभी आपको जो घर में किसी की डेथ होने के बाद जो सारे क्या कहते हैं उसे, गतिविधियां की जाती है, पिंडदान वगैरह, वो सारी चीजें वो 3 दिन करवाते रहेंगे। 3 दिन आपको ये महसूस करवाएंगे कि आपके घर में कोई तो गया है, किसी की तो डेथ हुई है। अब जब 3 दिन कोई बंदा इस माइंडसेट में है कि मेरे घर में किसी की डेथ हुई है, दिस इज ऑल्सो डीसी शॉक। वो डीसी शॉक है। डीसी शॉक के बाद आप फिर से बोलते हो कि जाओ अभी 3 दिन बाद मंदिर जाओ, तो 3 दिन आप शंकर भगवान के बाहर हो, इजंट इट? 3 दिन शंकर भगवान के बाहर हो आप, और आप वो सारी क्रियाओं में हो, और उसके बाद तीसरे दिन आप मंदिर जाते हो, हुआ नॉर्मल, रिदम सब सेट हुआ। यही तो ग्रंथों ने कहा था ना कि 3 दिन उस औरत को बाहर रखो, बाजू में रखो, और जैसे ही ऋतु दर्शन क्या बोलते हैं उसे, 5वां दिन आ जाए, वैसे उसे लेके मंदिर में चले जाओ, ताकि उसके सारे रिदम सेट हो जाए। तो ये ट्रीटमेंट किसकी है? ये जो एलोपैथी में जो ये द्रव्य कर रहे हैं, वही हमारे शास्त्र में ये सारी क्रियाएं करवाती थी। इज दिस क्लियर? ये द्रव्य खुद जाके नहीं, लेट्रोजोल जाके खुद जाके वो फॉलिकल नहीं फोड़ रहा है, वो आपके ही सिस्टम से वो काम करवा रहा है। और हमारे सिद्धांत भी उसी से ट्रीटमेंट करवाते थे। सो दिस पॉइंट, आई होप द पॉइंट इज क्लियर। लेट्रोजोल ये काम करता है, ओव्यूलेशन के लिए दिया जाता है, लेकिन काम कैसे करता है? एरोमेटेज को इनहिबिट कर देता है, एस्ट्रोजन कम, और फिर से वो एक्टिवेट हो जाता है ऊपर के पल्सेस। क्लोमिफेन साइट्रेट ब्लॉक्स द एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स। क्लोमिफेन साइट्रेट क्या करेगा? एस्ट्रोजन रिसेप्टर, ब्रेन को जहां से एस्ट्रोजन बॉडी में बढ़ा है ये समझने वाले सेंसेशन ही बंद कर दिया। अब क्या ब्रेन को लगेगा कि अरे एस्ट्रोजन ही नहीं है, फिर से एक्टिवेट हो जाएगा, इजंट इट? फिर से FSH LH एक्टिवेट हो जाएगी। LH एक्टिवेट हुआ तो ओव्यूलेशन के चांसेस बढ़ने लगेंगे। कर काम वही रहे, लेकिन रूट कॉज की ट्रीटमेंट नहीं है। दिस इज नॉट द रूट कॉज की ट्रीटमेंट। आपने नारायण नट बड़ी कर लिया और वजन 80 kg है, त्र्यंबकेश्वर में गए, नारायण नागबड़ी कर लिया, वजन 80 kg है, और स्ट्रेस मजबूत है दिमाग पे, तो नारायण नागबड़ी से काम नहीं होगा। वो तो एक धक्का है। तो धक्का से आप चीजें कर सकते हो, लेकिन जब सारी चीजें जोड़ के देखोगे, रिजल्ट्स आपको 100% मिलेंगे। आई होप यू आर लर्निंग कि ये सारी चीजें इंटरकनेक्टेड कैसे है। चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं अभी। अब और एक पॉइंट है, क्या आप मुझसे सहमत हो या नहीं बता। एक आयुर्वेदिक डॉक्टर को एक आयुर्वेदिक डॉक्टर की ये इच्छा रहती है कि मैं जब मेरे पास पेशेंट आएगा तो उसकी डिटेल हिस्ट्री में लूंगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब वो प्रैक्टिस के लिए बैठता है और वो धीमे धीमे समझने लगता है कि जिन जिन पेशेंट की मैंने बहुत डिटेल जाके हिस्ट्री ली थी वो भाग गए, और उसे ये समझ में आता है कि पेशेंट को चाहिए कि बाबा जल्दी से मुझे रिजल्ट देने वाला और कम से कम क्वेश्चन पूछने वाला डॉक्टर चाहिए, तो वो धीमे धीमे हिस्ट्री टेकिंग कम करने लगता है। सही है गलत है ये? प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन। धीमे धीमे वो हिस्ट्री टेकिंग कम करता है, सही है गलत है? ये मैंने पूरा सीन बताया, समझा ना? इनिशियली BMS होके बाहर पड़ा, बस पूरा स्रोतस परीक्षण करूंगा, सब कर लूंगा, वात पित्त का प्रकृति विकृति सब देख लूंगा, लेकिन फिर जैसे प्रैक्टिस में आता है मुझे पता चलता है कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन पेशेंट को पूछे, तो पेशेंट को लगने लगता है डॉक्टर कुछ होशियार नहीं है, और फिर उसे पता चलता है कि वो डॉक्टर होशियार होता है जो कम क्वेश्चन में ट्रीटमेंट सेट करके दे। सर हस्बैंड फॉर पेशेंट की कंप्लीट लाइफस्टाइल दिनचर्या पूछते हैं। वेरी गुड दीप्ति जी, बहुत अच्छी बात है, बट ये बात ध्यान में रखना, मैं आपको ना कुछ ट्रिक्स देना चाहता हूँ क्लिनिकल प्रैक्टिस के, जो मैंने मेरे क्लिनिक में एग्जीक्यूट किए। मेरे थॉट मेरे माधव बाग के सारे क्लिनिक्स में मैं यही सिखाता हूँ, तो वो प्रैक्टिस हमने एग्जीक्यूट की है। फर्स्ट विजिट में, चलो जल्दी से इसका आंसर देना, जब कोई पेशेंट पहली बार आपको मिलने के लिए आता है तो वो खुद को आपको दिखाने के लिए आता है या आपको देखने के लिए आता है? कौन आंसर दिस क्वेश्चन? माय क्वेश्चन इज कि पहली बार जब कोई नया पेशेंट आपको मिलने के लिए आता है तो वो खुद का चेकअप आपसे करवाने के लिए आता है या आपको चेक करने के लिए आता है? फर्स्ट विजिट ऑफ योर पेशेंट खुद का चेकअप करने के लिए आता है या फिर आपको चेक करने के लिए आता है? 99% टाइम वो डॉक्टर होशियार है कि नहीं चेक करने के लिए आता है।
अरे आपने देखा होगा ना कि पहले विजिट में वो आपको इतनी छोटी छोटी इंफॉर्मेशन, फालतू इंफॉर्मेशन दे, कुछ देगा ही नहीं। इतना ही बोलेगा ये हो रहा है। जैसे आप उसके फैमिली डॉक्टर बनने लग 2-3 दिन सिटिंग बाद वो आपको अंदर की सारी स्टोरी बताता है, ये सही है गलत है, हाँ या ना? वो रियल स्टोरी कब बताता है, पहले विजिट में बताता है या दूसरे तीसरे विजिट में? इतना तो आंसर दे देना, रियल स्टोरी कब बताता है, पहले विजिट में या दूसरे तीसरे विजिट में? आफ्टर 3 सीटिंग। इसका मतलब पहले सीटिंग में वो किसके लिए आया था आपके पास? हाँ बस वो आप बताओ, यानी वो आपको चेक करने के लिए आया है कि ये डॉक्टर होशियार है या नहीं। इज दिस क्लियर? बस वो पहले विजिट में आपको देखने के लिए आया है ये होशियार है नहीं। और सबसे पावरफुल होशियार डॉक्टर का इंडिकेटर क्या है? सबसे अच्छा क्या हुआ अनिल? सबसे अच्छा होशियार डॉक्टर का इंडिकेटर क्या है? सबसे अच्छा होशियार डॉक्टर का इंडिकेटर होता है वो शांत बैठा रहे, चिल करे, और पेशेंट जो बोल रहा है उसे ठीक से सुने, और रिलैक्स एटीट्यूड से वो जो कुछ पेन पॉइंट आइडेंटिफाई करके बता रहा है उस पेन पॉइंट का ही पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी नहीं, आश्वासन दे। हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड इट? कि पहले दिन उसको सुनना है, सुन के उसका मेन पेन पॉइंट आइडेंटिफाई करना है, और उसका सॉल्यूशन नहीं, क्या देना है? सॉल्यूशन नहीं देना है, क्या देना है पहले दिन? पहले दिन क्या देना है? सॉल्यूशन देना है, आश्वासन। पूरा ठीक हो जाएगा। इज दिस क्लियर? चलो जल्दी से बताओ, पीसीओडी का कोई भी पेशेंट आए आज के बाद, आश्वासन 100% दोगे या नहीं दोगे? आश्वासन 100% दोगे या नहीं दोगे? 100% पूरा ठीक करके दे दो। जिस डॉक्टर को ये फंडे समझे ना, वो उसकी प्रैक्टिस। हाँ, अब मैं इसका मतलब ये है क्या कि हिस्ट्री टेकिंग बिल्कुल मत करो, मैं वही पॉइंट बोलने वाला हूँ। अभी मैं हिस्ट्री टेकिंग के ही बारे में बात करने वाला हूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि डे वन का वो रिलेशन नहीं है। आप जब शादी के लिए गए, या फिर मैंने मेरे वाइफ को पहली बार जब देखा, तो मैंने पूरा हिस्ट्री टेकिंग नहीं किया था। वो तो सिर्फ पहले पहले हाँ हाँ हंसी मजाक, तू अच्छे मैं अच्छे, और शादी कर ली, उसके बाद सब पता चलता है कौन कैसा है। ट्रू और फॉल्स? ट्रू और फॉल्स? तो फर्स्ट सीटिंग ये होती है कि आप जो चाहते हो वो मैंने देने के लिए तैयार। सो इस पे आपका इनिशियल डिस्कशन बहुत काम, कूल कंपोज तरीके से, और डिटेल आपके सारे पत्ते खोल के मत दिखाओ। आपको डाइट करना होगा, आपको एक्सरसाइज करना होगा, लाइफस्टाइल मॉडिफाई करना होगा, ये करना होगा, ढिंका करना होगा, ये सारी चीजें पहले दिन बताओगे। क्या होता है, पेशेंट भागता है या वो रहता है आपके साथ? बहुत सारी चीजें डे वन पे बताओगे, पेशेंट रहता है या भाग जाता है? बहुत सारी चीजें डे वन को भाग जाता है। तो प्लीज अंडरस्टैंड, उसकी भी साइकोलॉजी है ना। वो कौन चाहेगा कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड ट्रीटमेंट में मैं एंटर करूं? मैं तो चाहूंगा ना कि मैं क्विक सॉल्यूशन मुझे दे दूं। मुझे प्रॉब्लम है, मुझे जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन दे सकते हो क्या आप? वैसे ही मैं चाहूंगा। बट आपको अभी इंटेलिजेंट बनना है। फर्स्ट सेटिंग में आपने डिटेल हिस्ट्री टेकिंग नहीं करनी है। जितना वो बोल रहा है उस पर इंटरप्रेट करो, वो क्या कहना चाहता है, उसके दिमाग में, उसके 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 दिमाग का दर्द क्या है। First day should never be a detailed case taking formality. फर्स्ट डे उसका प्रॉब्लम उसको मैं बोल दूंगा ठीक है, पर प्रॉब्लम ये है ना, मैं कर दूंगा, जाओ। इतना आश्वासन देके आगे बढ़ना है। चलो, अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि केस टेकिंग नहीं करना है। केस टेकिंग डिटेल चाहिए, रिपोर्ट सारे डिटेल चाहिए, अंडरस्टैंडिंग डिटेल चाहिए, और उसके आधार पर आगे बढ़ना है। ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री, साइकिल लेंथ, ड्यूरेशन, ब्लीडिंग, क्वांटिटी ऑफ फ्लो, फ्लो क्वांटिटी, ये भी मैटर करती है। फ्लो क्वांटिटी मेजर करना चाहिए, यस मेजर करना चाहिए। पेन है या नहीं है, क्लॉट्स है या नहीं है, ये सारी चीजें मैटर करती है। इस बहुत सारे फैक्टर्स है इसके आधार पर। फॉर एग्जाम्पल, ड्यूरेशन ऑफ ब्लीडिंग। अब किसी फीमेल को 21 दिन से ब्लीडिंग हो रहा है, तो 21 दिन से ब्लीडिंग हो रहा है तो क्या, कितना एमएल ब्लड गया होगा? 21 दिन से ब्लीडिंग हो रहा है, स्पॉटिंग हो रहा है, कितना एमएल ब्लड गया होगा? 21 दिन से। सोचो मेरे में कि एंडोमेट्रियल थिकनेस बढ़ चुका है, और उसके बाद उसे ब्लीडिंग चालू हुआ। ब्लीडिंग चालू हुआ तो 21 दिन ब्लीडिंग है। अब 21 दिन ब्लीडिंग है तो 21 दिन के स्पॉटिंग ब्लीडिंग में कितना एमएल ब्लड गया होगा? क्या लगता है आपको? 200 ml, 300 ml, 400 ml? कौन आंसर दिस क्वेश्चन? 21 दिन के स्क्वाटिंग में कितना एमएल ब्लड गया होगा? डॉक्टर्स, कैन यू थिंक ऑन इट? ये आवश्यक इसलिए है क्योंकि एक व्यक्ति का रक्तमोक्षण करना है, तो रक्तमोक्षण नहीं, क्या कहते हैं उसे, रक्तमोक्षण भी छोड़ दो, वो तो एक प्रस्त का है।
ब्लड डोनेशन में कितना ब्लड जाता है? ब्लड डोनेशन में कितना ब्लड जाता है? एक टाइम जब ब्लड डोनेट करते हो तो कितना ब्लड, तो इतना ब्लड आप दे रहे हो जब ब्लड डोनेशन करते हो, और उस फीमेल को 21 दिन स्पॉटिंग हो रहा है, तो तुरंत आपको स्तंभन करने की जरूरत है? क्या तुरंत भाग भाग के स्तंभन करने की जरूरत है? जल्दी से बता दो। वो उस फीमेल का एंडोमेट्रियल थिकनेस इतना बढ़ चुका था क्योंकि 3 महीने से उसके एस्ट्रोजन ने उसके एंडोमेट्रियल थिकनेस को बढ़ा के रखा था। वो सब बढ़ा हुआ एंडोमेट्रियल थिकनेस धीमे धीमे जा रहा है बाहर। आर यू गेटिंग मी? वो धीमे धीमे बाहर जा रहा है, तो स्पॉटिंग तो होगा ना। तो उसे रोकना है या जाने देना है? अगर आपको अगला साइकिल अच्छा चाहिए तो इसे जाने देना चाहिए या रोक के रखना है? अगला अगला साइकिल अच्छा चाहिए, रोकना है, यानी ब्लीडिंग रोकना है आपने। सर ब्लीडिंग रोको, देखो जब तक वो बेड क्लीन नहीं होगा, अगला साइकिल नॉर्मल एस्टेब्लिश नहीं होगा उस फीमेल में। आर यू गेटिंग मी? स्पॉटिंग होता है, क्लॉट्स होते हैं, इसके पीछे का कारण ही ये है कि जो एंडोमेट्रियल थिकनेस बढ़ चुका है वो धीमे धीमे बाहर निकलने लगता है, और वो स्पॉटिंग के रूप में बाहर निकल रहा है। अब उसे निकालो जितना निकलना है। वो 40 50 60 ml 70 ml 80 ml 90 ml 100 ml जा रहा है, जाने दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब वो शोधन ठीक से होगा ना, उसके बाद आप चिकित्सा अच्छी तरीके से कर पाओ, फिर वो नॉर्मल साइकिल यू नो हेल्दी एस्टेब्लिश होगी। तो ये हिस्ट्री टेकिंग के पॉइंट्स, कितने पैड्स लगते हैं, ये आवश्यक है कि नहीं, कितने पैड्स आप यूज करते हो, तो ये छोटे छोटे हिस्ट्री के पॉइंट्स आपको मदद करते हैं पेशेंट के इंटरनल सिस्टम को समझने के लिए। साइकिल पैटर्न रेगुलर, ओलिगोमिनोरिया, अमिनोरिया, पॉलीमिनोरिया, ये सारे फैक्टर्स आपको जानने चाहिए। मिड साइकिल पेन, ओव्यूलेशन में कुछ होता है क्या, समझता है क्या? अभी जैसे पीसीओडी की केस है तो उसमें तो ओव्यूलेशन होगा नहीं, बट ये आपको थोड़ी सी हिस्ट्री कि पहले क्या क्या होता था, उसके आधार पर कुछ ना कुछ आइडियाज आपको उस पेशेंट के हेल्थ के बारे में मिलते रहते हैं। कुछ पेशेंट में पीएमएस एक्टिविटी, पीएमएस सिविरिटी बहुत ज्यादा होती है, हिस्ट्री में होगी, आपको पूछना है कि हिस्ट्री में ये था या नहीं था, क्योंकि आपके पास तो अभी पीसीओडी की फीमेल आई, उसको तो मेंसेस है नहीं। या फिर हाइपर एंड्रोजनिज्म के, या फिर एक्ने का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, जॉ लाइन पे है, चीन पे है, हर्सुटिज्म का पैटर्न कैसे है, मेल पैटर्न ऑफ हेयर थिनिंग है क्या, सिबुरिया है क्या, ये सारी चीजें भी आपको देखते रह रही हैं। एक्ने एज मार्कर परसिस्टेंट आफ्टर 25, रेजिस्टेंट टू टॉपिकल थेरेपी, साइक्लिक फ्लेयर अप्स, ये कॉमन प्रेजेंटेशन दिखने को मिलता है कि साइक्लिक फ्लेयर अप होता है साइकिल के मिड में या फिर जस्ट बिफोर द मेंसेस, ये फ्लेयर अप हो जाते हैं। हेयर फॉल, डिफ्यूज थिनिंग। अब देखो बात समझो, कोई पेशेंट है जिसको माल नरिशमेंट है, तो माल नरिशमेंट में डिफ्यूज थिनिंग होगा या फ्रंटल रिसेशन होगा? माल नरिशमेंट में डिफ्यूज थिनिंग होगा, जब रसोई खराब है तो डिफ्यूज थिनिंग होगा, या फिर सेंट्रल रिसेशन होगा? डिफ्यूज थिनिंग होगा, राइट। जब माल नरिशमेंट है, जब अग्नि विकृत है, तब डिफ्यूज थिनिंग होगा। तो आपको समझना है कि होगा, ठीक है, ऊपर सब जगह गए क्या थोड़े थोड़े, ओके। तो यहाँ पे तो पोषण का ही प्रॉब्लम है, तो पोषण का प्रॉब्लम है तो अग्नि से शुरुआत कर देना। अग्नि से शुरुआत करेंगे धीमे धीमे धीमे, तो सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो। लेकिन एंड्रोजेनिक है, अभी एंड्रोजेनिक क्या है, टेस्टोस्टेरोन बढ़ा, आपको पता है, मैंने ऑलरेडी बताया, इंसुलिन रेजिस्टेंस, टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन सीबम सिक्रेशन बढ़ाता है, सीबम सिक्रेशन बढ़ा है, आपको पता है वो सीबम सिक्रेशन बढ़ाता है, सीबम सिक्रेशन बढ़ा है तो सीबम को डाइजेस्ट करने के लिए, छोटा सा अलग स्टोरी है, ध्यान में रखना, कितना इंटरेस्टिंग स्टोरी है, देखो। सीबम निकलता है, उस सीबम, ये स्काल पे मेरे सीबम है, तो सीबम को डाइजेस्ट करने वहां पे माइस है, तो वो क्या करेगी, वो पेस्ट है समझो, एक जैसे यीस्ट है, यीस्ट जैसा। तो वो है ऊपर, जिसके हेयर में सबके रहता है, मेरे ही नहीं आपके भी है। तो वो जो सीबम है, उसे डाइजेस्ट करने के लिए वो जो यीस्ट है, वो एक केमिकल सिक्रेट करता है। वो केमिकल जैसे सिक्रेट करेगा, वैसे वो जो हमारा सीबम है वो उसे खा लेगा। ओके। तो वो यीस्ट ने वो सीबम खा लिया, तो यीस्ट ने सीबम जैसे खा लिया, वो केमिकल बनाने के बाद तो उसका पोषण हो रहा है, उसकी कॉलोनीज बढ़ रही। लेकिन जो केमिकल ये यीस्ट सिक्रेट करता है, उसी केमिकल से आपके स्काल्प का जो सेल्स है वो ब्रेक होने लगेंगे, और स्काल्प के सेल्स ब्रेक हो जाएंगे तो अंदर का मॉइस्चर उड़ जाएगा, तो फिर स्काल्प आपका क्या हो जाएगा, स्काल्प के सेल टूट गए, क्योंकि वो यीस्ट ने जो कुछ केमिकल बनाया था, उस केमिकल की वजह से वो हमारी सेल का जो इंटीग्रेशन है वो ब्रेक हुआ। अब स्काल्प की जो स्किन है वो ब्रेक होने लगी, अब क्या होगा, पानी रहेगा या उड़ जाएगा? तो स्काल्प अभी डिहाइड्रेट होगी। स्काल्प डिहाइड्रेट हो गई, तो फिर वहां पे वहां पे एक तो डिहाइड्रेट हुआ, उसके साथ साथ ब्रेक भी हुआ। तो जब ब्रेक होगा उस केमिकल के कारण, जब स्काल्प ब्रेक होगा, तो वहां पे रेडिशनेस आएगा या नहीं आएगा?
आएगा या नहीं आएगा? तो स्टोरी कहाँ से शुरू हुई देखो, मैं आपको स्टोरी का रूट बता रहा हूँ। स्टोरी का रूट क्या है? सिबम। सिबम से यीस्ट, यीस्ट ने केमिकल बनाया, केमिकल से वो यीस्ट को, सॉरी, सिबम को खा रहा है। अब वही केमिकल हमारे स्काल्प को ब्रेक कर रहा है। स्काल्प को जैसे ब्रेक करेगा, इन्फ्लेमेटरी चैनल्स एक्टिवेट हो जाएंगे, पानी यहाँ से निकल जाएगा। अब क्या होगा? अब जहां जहां इन्फ्लेमेशन आता है, जहां जहां पे सेल ब्रेक होती है, वहां पे दूसरा एक एक्टिविटी चालू हो जाती है, सेल ग्रोथ की। तो जैसे ही कोई भी सेल मरती है तो दूसरी सेल तैयार तैयार तो होगी ना। तो वहां पे सेल ग्रोथ भी चालू हुआ। यानी पहले क्या हुआ? पहले रेडिशनेस, फिर डिहाइड्रेशन, फिर सेल ग्रोथ। इसी को हम क्या कहेंगे? इन सारी चीजों को हम क्या कहेंगे? कुछ स्टोरी समझी क्या? पीसीओडी के साथ कोई रिलेशन नहीं है इसका, सिर्फ आपको ये आया इसलिए बता रहा हूं। स्टोरी समझे या नहीं? अब इसकी स्टोरी के रूट में कौन है? अब स्टोरी के रूट में कौन है? नहीं, कुछ समझा नहीं लगता है। शुड आई रिपीट? शुड आई रिपीट या छोड़ दे इस टॉपिक को, आगे बढ़े? फिर से एक बार। सिबम बाहर आया, यहाँ पे यीस्ट है। उस यीस्ट ने सिबम, वो यीस्ट सिबम को खा नहीं सकती, ऐसे ही खा नहीं सकती, इसलिए उसने एक केमिकल बनाया स्पेसिफिक। वो केमिकल जब बनाया, फिर केमिकल से उसने वो सिबम को खा लिया, एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर ली। अब वो जो केमिकल बनाया था, उस केमिकल ने मेरे स्काल्प के स्किन को ब्रेक करना चालू की। अब मेरे स्काल्प की स्किन ब्रेक हुई, तो वहां पे डिहाइड्रेशन चालू हुआ, क्योंकि अभी वाटर मोलेक्यूल इवापोरेट होने लगा। तो स्किन ब्रेक हुई, डिहाइड्रेट होने लगी। उसके साथ साथ जैसे स्किन ब्रेक होती है, वैसे वहां पे रेडिशनेस आ जाएगा। रेडिशनेस आया, उसके पश्चात यहाँ पे अभी डिहाइड्रेशन भी होगा। और डिहाइड्रेशन के साथ साथ जैसे ही सेल ब्रेक हो रही है, कोई एक सेल मर रही है, वैसे ही नई सेल ग्रोथ करने के भी सिग्नल आ जाते हैं ना। तो ये नई सेल ग्रोथ, नई 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 सेल्स ग्रोथ करने के सिग्नल्स आए। उन्होंने नई स्किल्स डेवलप कर ली है। इस सारे सीक्वेंस को कहते हैं डैंड्रफ। इज इट वेल अंडरस्टूड? इसी को कहते हैं सोरियासिस, स्काल्प वाला सोरियासिस। सोरियासिस डैंड्रफ ही की। इज दिस क्लियर? और यहाँ पे मजेदार बात बोलूं, जब तक्र धारा करते हैं ना, तो तक्र धारा से ये पूरा स्काल्प का पीएच अल्टर होता है, जिससे वो यीस्ट बहुत ज्यादा कम हो जाता है। और तक्र धारा से, आमलकी से, जो अम्लकी युक्त तक्र धारा करते हैं, उससे फिर यहाँ का जो कुछ इन्फ्लेमेशन है वो सेटल होता है। लेकिन इस सारे पिक्चर के पीछे रूट कॉज में कौन है? इस सारे पिक्चर के रूट कॉज में कौन है? अभी जो मैंने पिक्चर बताया, उसका रूट कॉज में हीरो कौन था? टीटी वाढलेला आहे आणि 15 दिवसांपासून 3 पॅड लागतात. 3 पॅड दिवसाला लागतात. बीपी चेक करा, अगर चक्कर आ रहे हैं, वहां पे वीकनेस बहुत ज्यादा है, तो फिर आप स्तंभन के लिए जा सकते हो, जाना चाहिए। उसके पहले मैं सजेस्ट करूंगा, आप डाइट मॉडिफाई करो। स्ट्रिक्टली चेक करो कि वो डाइट क्या खा रही है। वहां से कटु, तिक्त, उष्ण, लवण रसों को पूरा वर्ज कर दो। जैसे मैंने कहा, बार्ली और दूध, इसका ही सेवन करना चालू कर दो। पॉसिबल है अनुजा जी? स्तंभन देने से पहले मैं ये करूंगा। फिर ये कर लिया मैंने। दूसरा, मुझे अंदर समझो पित्त बढ़ा है, तो मैंने किसी पेशेंट को जिसको स्पॉटिंग हो रहा है, उसे विरेचन दिया। तो विरेचन से आर्तव बढ़ेगा या कम होता है? विरेचन चिकित्सा से आर्तव बढ़ता है या कम होता है? कम हो जाता है। ये बात ध्यान रखना, क्योंकि मैंने पित्त निकाल दिया तो आर्तव कम हो जाए। तो मैं पित्त निकालने की कोशिश करूंगा। स्तंभन की जगह पे ये उपाय मैं करूंगा। आर यू गेटिंग मी? जो मुझे उस पेशेंट को लॉन्ग टर्म ठीक करने के लिए मदद करेगी। इज दिस क्लियर? सो वी हैव अंडरस्टूड। चलो, मैंने जो स्टोरी बताई थी उसका रूट कॉज था ये शिवम। और शिवम को मुझे कंट्रोल में रखना है। अगर मैंने शिवम को कंट्रोल में रख दिया, तो ऑटोमेटिकली ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, हम हिस्ट्री टेकिंग पे थे। फटीग असेसमेंट, ये सारे फैक्टर्स पूछते रहना कितना क्योंकि क्या है मालूम है, अक्सर पेशेंट के सब्जेक्टिव पैरामीटर्स को पूछते रहना, ये इंपॉर्टेंट होता है टू मेजर द इम्प्रूवमेंट। बहुत इंटरेस्टिंग बात बन जाती है। सो प्लीज आस्क दिस, सब्जेक्टिव पैरामीटर, जैसे शुगर क्रेविंग है, आफ्टरनून क्रैश है, पोस्ट मील स्लीपीनेस है, ये फैक्टर्स है। जो, समझो मैंने डाइट चालू किया, डाइट चालू करने के बाद पेशेंट का पोस्ट मील स्लीपीनेस कम हुआ,
जैसे हम डाइट किट चालू करते हैं, डाइट किट चालू होने के बाद खाने के बाद का जो स्लीपीनेस वो एकदम सिग्निफिकेंट ड्रॉप हो जाता है। क्यों ड्रॉप होता है? शुगर क्रेविंग सिग्निफिकेंट ड्रॉप होता है। आर यू अवेयर? हम जो डाइट किट पेशेंट को देते हैं, वो किट देने के बाद एक हफ्ते बाद पेशेंट को पूछो कि भूख बढ़ी या कम होगी, क्या होता होगा पेशेंट का? कैन यू टेल मी? हम डाइट किट देते हैं पेशेंट को जिसमें बहुत कैलोरी रेस्ट्रिक्टेड डाइट होता है, तो एक वीक के बाद पेशेंट की भूख बढ़ेगी या कम होगी? यादव जी, यही मजा है। मैंने हाइपोथायराइड में कहा था, देखो लेप्टिन रेजिस्टेंस, जैसे ही लेप्टिन रेजिस्टेंस कम होता है ना, भूख कम होने लगती है। हितेश जी, भूख कम हो जाती है। मजे की बात है यही है प्रिंसिपल, जब समझोगे ना आप, बहुत मजेदार। आपको आपको लगेगा अरे ये तो फंसा हुआ था पेशेंट, ये फंसे हुए पेशेंट को आप निकाल रहे हो बाहर। भूख कम होती है, प्यास कम हो जाती है। जैसे ही आप डाइट रेस्ट्रिक्ट करना चालू कर देते हो, वो जो डाइट किट हम बनाते हैं वो देना चालू करते हैं हम, पेशेंट की भूख भी कम होती है, पेशेंट का प्यास भी कम हो जाती है, एक्सेसिव हंगर कम होता है, लेप्टिन रेजिस्टेंस कम होता है। दिस इज व्हाट द साइन ऑफ विक्ट्री। शुगर क्रेविंग क्यों है? दूसरा, आप एक बात समझ लेना, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझ लेना। आपके बॉडी में समझो 100 mg पर डीएल शुगर है, तो 5 लीटर खून में कितनी शुगर होगी? समझो आपके ब्लड में 100 mg पर डीएल शुगर है, तो 5 लीटर में कितनी होगी? 100 mg पर डीएल। पर डीएल 100 mg है, तो 5 लीटर में 5 ग्राम शुगर होती है। तो इन शॉर्ट, आपके पूरे बॉडी में आज शुगर कितनी है अभी? 5 ग्राम। आपके बॉडी में पूरी 5 ग्राम शुगर है। अब ये शुगर, जैसे मैं बोल रहा हूँ, हाथ मूवमेंट कर रहा हूँ, तो शुगर इस्तेमाल हो रही है। तो जब शुगर इस्तेमाल हो जाती है, तो नई शुगर कौन देता है? Who is? नहीं, अभी मैं बात कर रहा हूँ ना, अभी तो मैं खा नहीं रहा हूँ, तो मैं बात कर रहा हूँ, तो एनर्जी जा रही है। तो वो 5 mg जो शुगर है वो तो यूज हो रही है। तो जब ये यूज होती है, तो कंटिन्यूअसली वो 5 ग्राम मेंटेन करना है ना, वो काम कौन करता है? The major organ responsible for continuous supply of sugar to the whole body is the liver। और आपका लिवर फंक्शन एक बार इंप्रूव हुआ, आर यू गेटिंग मी? तो आपको अनवांटेड शुगर क्रेविंग रहेगी ही नहीं। बहुत से ओबेज, ठीक से सुनना ये स्टेटमेंट, बहुत से ओबेज पेशेंट के बॉडी में फिक्स डिपॉजिट बनने की प्रक्रिया ठीक चल रही है। फिक्स डिपॉजिट से फंड रिकवर करने की प्रक्रिया प्रॉब्लमेटिक हो चुकी है। अब ऐसे स्थिति में, जहां से आपके बॉडी में स्टोर किया हुआ फैट, ग्लाइकोजन और फैट, पहले ग्लाइकोजन यूज होता है, बाद में फैट होता है, ये बाहर निकलने की प्रक्रिया प्रॉब्लमेटिक है समझो। तो आपकी बॉडी तो हर बार चिल्लाती रहेगी ना, भूख लगी भूख लगी भूख लगी करके। आर यू गेटिंग मी और नॉट? आर यू गेटिंग मी और नॉट? ट्रीटमेंट किसकी करोगे फिर? कोई पेशेंट आ रहा है बहुत क्रेविंग कर रहा है, तो उसकी ट्रीटमेंट किसकी करोगे? इसका मतलब उसके बॉडी में लिवर जो है, वो अपना जो काम था कंटिन्यूअस शुगर देने का, वो ठीक से नहीं कर रहा है। तो हमारे यहाँ पे हम लिनोलिव करके लिक्विड है वो यूज करते हैं। तो आयुर्वेद में तो द्रव्य हजारों, कटु पटोल कटोर हिण्य आदि कषाय दे दो, कोई दिक्कत नहीं। गुड़ूची दे दो, भूनिम्ब दे दो, कोई भी द्रव्य दे दो, तो वो तो काम करने ही वाले लीवर पे जाके काम करते हैं। लीवर पे कौन काम करता है? सारे फ्लेवोनॉइड्स लीवर पे काम करते हैं, कटु तिक्त रसात्मक सारे द्रव्य। एलोपैथी कहता है उसे फ्लेवोनॉइड्स। जो हर्ब्स में जो कटु रस होता है, तिक्त रस होता है, वो तिक्त रस का कारण क्या है? वो फ्लेवोनॉइड्स है। वो फ्लेवोनॉइड्स आपके एंडोथेलियम को, लीवर फंक्शन को 100% इंप्रूव करता है। आयुर्वेद के जो द्रव्य है, ये द्रव्य ऐसे ही काम करते हैं और काम होता है। तो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल कि ये जो शुगर क्रेविंग है वो कम कैसे करनी है। पोस्ट मील स्लीपीनेस, हम क्या करते हैं? हम डाइट किट देते हैं, डाइट किट दिया, शुगर क्रेविंग एक हफ्ते बाद गायब। पेशेंट बोलता है नहीं अभी भूख नहीं लगती, जितना है उतना ठीक है। जिसका डाइट कंट्रोल में है, आफ्टरनून को स्लीपीनेस वगैरह कुछ नहीं होगा, तो मॉर्निंग एनर्जी लेवल बहुत अच्छे रहेंगे। जिसके शरीर में डाइट कंट्रोल हो चुका है, डाइट कंट्रोल किया तो बहुत सारे फैक्टर्स कंट्रोल हो जाते हैं। तो इसलिए यू नो डाइट किट, आई विल टेल यू व्हाट डाइट किट आई एम टॉकिंग अबाउट। राइट, अब आगे बढ़ते हैं। वाई लाइफस्टाइल हिस्ट्री इज क्रुशियल, पीसीओडी लाइफस्टाइल एम्प्लीफाइड, स्लीप अफेक्ट, ये सारी चीजें आपको तो पता है, इसमें बाद में बताने की जरूरत नहीं। ये सर्केडियन रिदम, इसे भूलना मत। ये पेशेंट को पूछते रहना, कितना टाइम सोते हो, स्क्रीन टाइम कितना होता है, लेट डिनर कितने बजे होता है, शिफ्ट वर्क कितना है। देखो, बहुत से लोग होते हैं, आपको ये भी समझना होगा कि सब लोगों को सेम पैटर्न नहीं होगा। कुछ लोगों का सर्केडियन रिदम थोड़ा लेट चालू हो जाता है,
देर आर सम पेशेंट्स जो 2 बजे ही सोएंगे, 1 बजे ही सोएंगे और सुबह 8 बजे ही उठेगा, राइट? अब उनको आप एक दिन में चेंज करने के लिए मतलब गो स्लो। इज इट क्लियर? सर, बहुत सारे पेशेंट के लिए नाइट शिफ्ट है, अब उनको कैसे ट्रीट करें? पीसीओडी के पेशेंट को तो शायद नहीं होगी, लेकिन अदर पेशेंट्स में अगर है तो उसके लिए आप कुछ प्रिंसिपल्स फॉलो करो। जैसे कि मैं सबको कहता हूँ कि जो जो नाइट शिफ्ट काम करते हैं उनको कहता हूँ कि घी का डोज बढ़ाओ। हर दिन पेट में कम से कम 20 से 30 ml घी जाना चाहिए। ये एक पहला प्रिंसिपल। दूसरा प्रिंसिपल, आप जब सुबह आके सोओगे और सो के जब उठोगे तब आधा घंटा एक्सरसाइज कर लें। इतना भी उन्होंने किया ना, बहुत सारी हेल्थ उनकी इंप्रूव होने वाली है। दो चीजें, घी और जब उठेंगे, यानी नाइट शिफ्ट की, फिर आए, फिर सोए, फिर उठे, जैसे उठो आधा घंटा एक्सरसाइज, आधा घंटा एक्सरसाइज एंड देन घी का कम से कम 30 ml घी, 15 ml घी, इतना सेवन किया तो भी बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट उनके ओवरऑल बॉडी में होती है। इजंट इट? तो जितना हो सके उतना सर्केडियन रिदम के लिए नीचे नियर लेके आने के प्रयास करना। नहीं होता है तो ये सॉल्यूशंस काम करते हैं, राइट? देन डाइटरी पैटर्न, ये पूछते रहना मील की फ्रीक्वेंसी कितनी है। अब ये पहले दिन पूछना है क्या ये सर? डाइटरी पैटर्न असेसमेंट ये डे 1 पे पूछना है क्या? देर आर सर्टन क्वेश्चंस या फिर सर्टन पैटर्न्स जो आपको फेल्योर के बाद पूछने हैं। कितनों को ये समझ रहा है? फेल्योर के बाद, फेल्योर मतलब आप ट्रीटमेंट शुरू करोगे, फर्स्ट हफ्ते में 70-80% को रिजल्ट मिलने चाहिए। और रिजल्ट क्या है? डायरेक्ट मेंसेस वाला रिजल्ट नहीं होता है। एक हफ्ते में 1 kg वेट लॉस हो रहा है, इज इट अ गुड रिजल्ट? 1 kg वेट लॉस 1 हफ्ते में हो रहा है, इज इट अ गुड रिजल्ट? आर वी ऑन ट्रैक? आर वी इंप्रूविंग इंसुलिन रेजिस्टेंस? आर वी इंप्रूविंग लिवर फंक्शन? आर वी इंप्रूविंग थिका सेल हाइपरप्लेसिया? आर वी इंप्रूविंग एफएसएच एलएचएच एक्टिविटी? यस, इंप्रूविंग, कोई दिक्कत नहीं। नहीं हुआ तो घुसो अंदर, गो इनटू द डेप्थ ऑफ इट। इसलिए मैं जनरली कहता हूँ कि 15-15 दिन बाद पेशेंट को बुलाना, वो क्या लॉजिक है? 7-7 दिनों में बुलाओ। डू यू एग्री विद दिस? 7-7 दिनों में बुलाओ। हो सके तो ऑनलाइन कंसल्टेशन करना। 7-7 दिनों में क्यों पॉसिबल नहीं है? पॉसिबल है। तो 7-7 दिनों में कंसल्टेशन करना। आपको पेशेंट को कहना ठीक होना ना, करके देता हूँ 90 दिनों में, ठीक करके देता हूँ, एवरी 7 डेज आ जाओ। यस, परफेक्ट डॉक्टर मैडम। सो 7-7 दिनों में पेशेंट को बुलाओ और उसका पूरा डिटेल हिस्ट्री ले लो। फिर आपको पता चल जाएगा कि कहाँ गलती कर रहा है। मैं जब मेरे कोई फेलियर के केसेस देखता हूँ, मैं इतना डीप तक जाता हूँ, क्या सोचता है, क्या करता है, हार्ट रेट क्या रहता है, बीपी क्या रहता है, हर एक चीज को डिटेल जाके देखता हूँ। आंसर मिल जाते हैं। कार्डियक पेशेंट में मिलते तो पीसीओडी में क्यों नहीं मिलेंगे? पीसीओडी तो 100% मिल जाएंगे। सो डेप्थ में कब जाना है? जब आपको प्राइमरी फेलियर होगा तब डेप्थ में जाओ। इज दिस वेरी क्लियर? कि पहले ही डेप्थ में गो जाओगे तो दैट वोंट ऐड वैल्यू। एक जोक सुना था मैंने कि, जोक ऐसा था कि एक शेठ जी होता है, वो बोलता है कि जा अच्छे डॉक्टर को लेके आ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो वो बेचारा अच्छे एक डॉक्टर को लेके आता है। ये डॉक्टर उसको 100 क्वेश्चन पूछता है, हम जैसे आयुर्वेदिक लोग पूछते हैं, नाड़ी मल मूत्र जिह्वा दुख शब्द स्पर्श आकृति पितृकुल मातृकुल, ये सब पूछते हैं, वो सब पूछ रहा है। तो वो शेठ जी कहते हैं, कौन से पागल को लेके आया, इसको तो कुछ पता नहीं, मुझे ही क्वेश्चन पूछ रहा है, जा अच्छे डॉक्टर को लेके आ। फिर वो दूसरे डॉक्टर को लेके आता है, फिर दूसरा डॉक्टर आता है, वो कुछ क्वेश्चन नहीं पूछता, सिर्फ देखता है और दवाई लिख के दे देता है। तो फिर शेठ जी कहता है कि अरे बहुत अच्छा डॉक्टर है ये। तो फिर ये जो काम वाला होता है बोलता है कि हाँ, हंसता है, हाँ हाँ। तो दूसरा दोस्त पूछता है उसे, तो हंस क्यों रहा था? बोले अरे ये तो जानवरों का डॉक्टर था। सो दैट्स अ जोक, बट प्लीज अंडरस्टैंड द कोर कंसेप्ट। डे 1 पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं, फॉलो अप में यस, गो इनटू द डेप्थ ऑफ द केस। आपको हर एक चीज के बारे में जानकारी होनी चाहिए। शुगर क्रेविंग, प्रोटीन इंटेक, स्नैकिंग हैबिट, रिफाइंड कार्ब्स इंटेक, मील फ्रीक्वेंसी। और बहुत सारे पेशेंट बहुत उटपटांग चीजें करते रहते हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये इतने उटपट, आप सोच नहीं सकते हो वो उटपटांग चीजें ये लोग करते हैं। डू यू एग्री विद दिस? क्या आप इससे सहमत हो कि जो हम सोचते भी नहीं वो वैसे काम हमारे ये पेशेंट करते रहते हैं? इसलिए उनको ये सारी चीजें पूछना, डीप डाइव करना बहुत ज्यादा आवश्यक होता है, राइट? सो दिस इज अ डाइटरी पैटर्न। फिजिकल एक्टिविटी, उसकी लाइफस्टाइल क्या है, स्ट्रक्चर्ड एक्सरसाइज करता है या नहीं करता है, रेजिस्टेंट ट्रेनिंग करता है या नहीं करता है, स्टेप्स कितने होते हैं, ये स्टेप्स। अब स्टेप्स पे एक्टिवेट करना तो बहुत आसानी से पॉसिबल है, स्टेप मॉनिटर करना बहुत आसानी से पॉसिबल है। तो आप ये चीजों का इनकॉर्पोरेट कर लेना आपके डिस्कशन में। तो 7 दिन बाद उसके टोटल स्टेप्स कितने हुए हैं, ये चीजें आप देख सकते हो, जो आपको पता करेगा कि क्या हो रहा है। देन स्ट्रेस इवेल्युएशन, कि बाबा वर्क स्ट्रेस है, रिलेशनशिप स्ट्रेस है, एकेडमिक स्ट्रेस है, इमेज बिल्डिंग का स्ट्रेस है। तो जो कुछ स्ट्रेसर्स है वो आपको पता होनी चाहिए। अब मैं कहूंगा कि काम कैसे करना है इसके ऊपर। वर्क स्ट्रेस है,
वर्क स्ट्रेस, ठीक है, तो उसे मनसो ज्ञान विज्ञान विदुति समाधि भी, तो बहुत सी बार मेकिंग हर अवेयर कि दिस थिंग इज अफेक्टिंग योर होल जीएनआरएच साइकिल, सो यू नीड टू सॉर्ट इट आउट एज अर्ली एज पॉसिबल, इतना उसे इन्फॉर्म करना भी बहुत मायने रखता है। रिलेशनशिप स्ट्रेस, जनरली आई आस्क माय पेशेंट व्हेनेवर दे आर फेसिंग अ रिलेशनशिप स्ट्रेस, आई आस्क देम टू फोकस ऑन देमसेल्फ। और आयुर्वेद में या फिर हमारे शास्त्र में या फिर हमारे छोटे छोटे यानी दुर्गा सप्तशती किसी ने पढ़ी है? दुर्गा सप्तशती या फिर राम रक्षा अगर आप में से किसी ने पढ़ी होगी तो आपको पता है कि वहां पे हर एक सूत्र इस तरह से है कि हम हमारे शरीर पर लक्ष्य केंद्रित करते हैं। आर यू गेटिंग मी? भुजो भग्नेश कार्मुक करौ सीता पतिप्रतु हृदयं जामदग्नेजित मध्यम पातु खरध्वंसी, नाभिवर आम त्रैश, ऐसा कुछ तो सूत्र है। तो सूत्र क्या है कि शरीर पे फोकस करो, तो पेशेंट को वो आपको बताना होगा। एकेडमिक प्रेशर है, तो हर एक चीज में आप एज अ डॉक्टर, यू आर नॉट जस्ट अ डॉक्टर, यू आर नाउ गाइड फॉर दैट। सो बिहेव लाइक दैट, ट्राई टू evaluate what is causing the stress in their life. When they say yes, जब वो स्ट्रेस है ही नहीं है बोल रहा है, तो उसको एक क्वेश्चनर दो जो मैं आपको कल दूंगा और वो फॉलो करवा लो। इनफर्टिलिटी हिस्ट्री देख लेना, कितने आईवीएफ हुए हैं, कितने ओव्यूलेशन का क्या कंडीशन था, या फिर मिसकैरेज कितने हुए हैं, उसके आधार पर आप आगे लेके जा सकते हो। बट इनफर्टिलिटी की केसेस अगर आप ट्रीट करो, मैं फिर से वही कहता हूँ कि फोकस ऑन, एक तो शुद्धिकरण करवा लो, डिटॉक्सिफाई करवा लो, उसके लिए शास्त्रोक्त वमन विरेचन करवा लो, उसके पश्चात आप जाओ ऑर्गन को स्ट्रेंथन करने के लिए बस्ती चिकित्सा का इस्तेमाल कर सकते हो। और तीसरा फिर एनवायरमेंट, एनवायरमेंट के लिए क्या करना है वो हम बाद में बात कर लेंगे, बट ये सारी हिस्ट्री आवश्यक है, राइट? अब इन्वेस्टिगेशन पे आते हैं। नाउ इन इन्वेस्टिगेशन व्हाट ऑल यू नीड टू डू? एलएच, एफएसएच, रेशोज, एसएचबीजी, टोटल टेस्टोस्टेरॉन, THES, प्रोलैक्टिन, TSH, AMH, राइट? तो ये सारे हार्मोनल स्टडीज आपने करवाने हैं। सारे करवाने हैं क्या? कोई आवश्यकता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टडी, कोई नया पेशेंट आपको FSH LH तो जरूर करवा, आपको पता होना चाहिए कि LH FSH की स्टेटस क्या है। जनरली ये 1:1 रेशो में रहता है, लेकिन पीसीओडी पैटर्न में ये 2:1 और मोर ऐसे हो जाता है, 3:1 तक जाता है। तो आपको पता है कि भाई LH बढ़ रहा है, LH बढ़ रहा है, इसके ऊपर हमने डिस्कशन कर लिया है। LH बढ़ा है, एंड्रोजन स्टिमुलेट हो गए और सारे सिम्टम्स उसके दिखाई देंगे। तो हाई LH, ओवराइन ओवर स्टिमुलेशन, ये बेसिकली है। तो LHFSH ये कब करना है? मेंसेस के कौन से दिन में करना है? एक पीसीओडी की फीमेल आई तो मेंसेस के कौन से ड्यूरेशन में आप LHFSH करेंगे? अब पीसीओडी की वुमन नहीं है तो कौन से टाइम में करना है, ये तो पॉइंट ही नहीं बनता ना। जब आई तब कर लेना। इज दिस क्लियर? आर यू गेटिंग मी? ये इन्वेस्टिगेशन कब करना है? तो जनरली ये कहा जाता है कि वो बस दूसरे पांचवें दिन कर लेना मेंसेस के। बट अब वो रूल यहाँ पे अप्लाई नहीं होते क्योंकि मेंसेस ही नहीं है। तो क्या करें, मेंसेस का वेट करें या तुरंत करवा लें? प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन। पीसीओडी के पेशेंट की ट्रीटमेंट कर रहे हो, फ्रेश इन्वेस्टिगेशन करवा के लेना, LHFSH करवा के लेना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ताकि आप उसे ट्रैक कर सकते हो 1 महीने बाद। समझो ना मेरी बात, 1 महीने बाद पेशेंट के मेंसेस नहीं आए, लेकिन समझो LH लेवल ड्रॉप हुआ, तो आर बी ऑन ट्रैक? 1 महीना ट्रीटमेंट किया आपने, मेंसेस नहीं आए लेकिन LH कम हुआ, तो कैन वी से कि वी आर ऑन ट्रैक, वी आर रेक्टिफाइंग द रूट कॉज। एक्ने दिख रहा है तो फिर SHBG कर, आपको पता चलेगा लीवर की स्टेटस क्या है, राइट? ये 2 इन्वेस्टिगेशन मेजर है आपके लिए, इतने भी किए तो भी बहुत हुआ। DHES ये कब करोगे? DHES एक्चुअली ये भी अगला लेवल है। ये जब आप देखोगे कि आप ट्रीट करो 3 महीने में भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो आप DHES करोगे, जो एक्चुअली एड्रेनल कंट्रीब्यूशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन, उसके बारे में बताएगा। तो फिर आपकी केस नहीं रही, छोड़ दो उस केस को, दूसरे की केस में, क्योंकि ट्यूमर है वो। अब ट्यूमर की ट्रीटमेंट मत करते बैठो, वो तो हम पीसीओडी की बात कर रहे हैं। ट्यूमर की करनी है तो करो, इफ यू हैव अ कॉन्फिडेंस करो। मैंने तो अभी तक किसी भी पेशेंट की नहीं की है जिसको ये DHES वाला ट्यूमर है। तो DHES जिसका बड़ा है, एड्रेनल कंट्रीब्यूशन दिख रहा है, एड्रेनल एक्टिविटी हाइपर है, वहां पे ये सारे सिम्टम्स जो कुछ एक्ने के हैं वो शायद एड्रिनल्स के कारण। तो जब आप 3 महीने के ट्रीटमेंट से भी फेल होते हो तब DHES करना है, डे 1 पे DHES करने की कोई आवश्यकता नहीं। प्रोलैक्टिन और FS TSH, प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन के बारे में एक छोटा सा प्रिंसिपल समझ लो। प्रोलैक्टिन हार्मोन बॉडी में जब सिक्रेट होता है तो मिल्क प्रोडक्शन बढ़ेगा या कम होगा?
प्रोलैक्टिन हार्मोन जब बॉडी में सीक्रेट होगा तो मिल्क प्रोडक्शन बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा, राइट? तो जब मिल्क प्रोडक्शन हो रहा है उस फीमेल में, तो ऐसा कहा जाता है, आयुर्वेद ऐसा कहता है कि वो आर्तवी है जो ऊपर से आ रहा है, स्तन्य के रूप में आ रहा है। ऐसा सिद्धांत तो रखो। तो आयुर्वेद क्या कहता है कि जो आर्तव है वो स्तन्य के रूप में बाहर आ रहा है। तो प्रोलैक्टिन जब ब्लड में है, तब एलएचएफएसएच बढ़े हुए रहेंगे या सप्रेस रहेंगे? जब प्रोलैक्टिन ब्लड में है तो एलएचएफएसएच बढ़े हुए रहेंगे या सप्रेस रहेंगे? सिंपल है ना। जब प्रोलैक्टिन एक्टिव है तो एलएचएफएसएच सप्रेस रहेंगे। अब प्रोलैक्टिन, इसका रिलेशनशिप मिल्क के साथ है, इसको पता है, ठीक है। बच्चा पैदा हो चुका है, उसको मिल्क देना है, तो अभी क्या को मेंसेस चाहिए, इसलिए नो मेंसेस, बाकी ये नीचे का साइकिल बंद है। अब प्रोलैक्टिन का रिलेशन सिर्फ मिल्क के साथ नहीं है, प्रोलैक्टिन का रिलेशन डोपामिन के साथ भी है। डोपामिन अगर कम हुआ तो प्रोलैक्टिन बढ़ने लगता है। कैन यू जस्ट टाइप इट इन चैट बॉक्स कि डोपामिन कम हुआ तो प्रोलैक्टिन बढ़ता है, इतना लिख दो। डोपामिन कम तो प्रोलैक्टिन अप, डोपामिन कम तो प्रोलैक्टिन अप। लिखा आपने? अब प्रोलैक्टिन जो जैसे, सॉरी, डोपामिन कम तो प्रोलैक्टिन अप। अब डोपामिन ये एक्टिविटी का हार्मोन है या रिलैक्सेशन का हार्मोन है? डोपामिन ये एक्टिविटी का हार्मोन है या रिलैक्सेशन का हार्मोन है? रिलैक्सेशन या एक्टिविटी? रिलैक्स वाला हार्मोन है या गतिशील हार्मोन है? रिलैक्स वाला है डोपामिन। ओके। तो डोपामिन ये गतिशील, देखो, डोपामिन जब कम हो जाता है तो आदमी एक्टिव होता है या रिलैक्स, तो ठंडा पड़ जाता है। डोपामिन जब ब्लड में कम होता है तो आदमी ठंडा पड़ता है या एक्टिव हो जाता है, हाइपर एक्टिव? पार्किंसन में पेशेंट हाइपर एक्टिव होता है या हाइपो एक्टिव होता है? यस, लेकिन माय क्वेश्चन इज कि डोपामिन खुद कौन है? डोपामिन अगर बॉडी में कम हुआ तो आदमी हाइपर एक्टिव होगा या हाइपो एक्टिव होगा? पार्किंसन का पेशेंट हाइपोकाइनेटिक रहता है या हाइपर काइनेटिक रहता है? पार्किंसन का पेशेंट हाइपर काइनेटिक रहता है या हाइपोकाइनेटिक रहता है? एक बार गूगल कर लेना। देखो, वो ऐसे ऐसे कर रहा है, वो ऐसे ऐसे कर रहा है, बट वो हाइपर है या हाइपो है? पार्किंसन का पेशेंट ऐसे ऐसे कर रहा है, बट वो हाइपर है या हाइपो है? पार्किंसन इज अ हाइपो एक्टिविटी या हाइपर? पार्किंसन इज अ हाइपो एक्टिविटी। एक्टिविटी कम हो, हाइपोकाइनेस्थीसिया, ये इसका लक्षण है। मूवमेंट है, फ्लिकरिंग है, वो छोड़ दो, लेकिन एक्टिविटी ड्रॉप हो चुकी है। अब मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपको, डोपामिन डेफिशिएंसी मतलब तम बढ़ चुका है। डोपामिन डेफिशिएंसी मतलब तम बढ़ चुका है। डोपामिन डेफिशिएंसी तब आती है जब एक्सेसिव स्ट्रेस होता है और आदमी एक प्रकार के विषाद में चला जाता है। इज दिस क्लियर? तम बढ़ चुका है, तम बढ़ा है, प्रोलैक्टिन कम हुआ है, सॉरी, डोपामिन कम हुआ है, एक्टिविटी कम हुई है, जड़ बुद्धि या फिर जड़त्व, इससे डोपामिन डेफिशिएंसी मैच करती है। कैन यू अंडरस्टैंड इट वेल? कैन यू अंडरस्टैंड इट वेल? कितने फीमेल्स पीसीओडी के आपने देखे हैं जो तम में रहते हैं? उनमें आप डोपामिन लो, प्रोलैक्टिन हाई देखो। उनमें आप डोपामिन लो और प्रोलैक्टिन हाई देखोगे, डिप्रेस्ड रहेंगे, हाइपो एक्टिव रहेंगे, कोई भी काम करने का मन नहीं है, हैप्पी मैन, थके हुए। इज इट क्लियर? चिकित्सा क्या करोगे? अब आपको पता चला अभी प्रोलैक्टिन बढ़ा है, क्यों बढ़ा है? प्रोलैक्टिन बढ़ा है तो काय भूल जाओ एफएसएच एलएचएच। प्रोलैक्टिन अगर ज्यादा है तो भूल जाओ एलएच एफएसएच, ओवरी बीवरी सब भूल जाओ, क्योंकि कैसे आएगा? प्रोलैक्टिन है तो प्रोलैक्टिन खुद एक हिंड्रेंस है
बोलेगा नहीं 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 चाहिए हमें प्रेगनेंसी, नहीं हमें जीएनआरएच ही नहीं चाहिए, हमें सेक्सुअल एक्टिविटी कुछ नहीं चाहिए, दैट इज अ प्रोलैक्टिन। तो जब प्रोलैक्टिन बढ़ा हुआ है तो ये सब इंडिकेट कर रहा है। इज दिस वेरी वेल अंडरस्टूड? आप उस फीमेल की ट्रीटमेंट कैसे करोगे आप? कफ की चिकित्सा करनी होगी, तम की चिकित्सा करनी होगी, स्ट्रेस की चिकित्सा करनी होगी, तब जाके वो प्रोलैक्टिन्स कंट्रोल में आएंगे। इज दिस क्लियर? कफ, तम, स्ट्रेस। हैव यू गॉट द पॉइंट? Not necessary. Cortisol is altogether a different ball game. Cortisol is different ball game. कॉर्टिजोल को स्ट्रेस के साथ कनेक्ट किया जाता है, बट ये समझ लो कि कॉर्टिजोल, हम ना कॉर्टिजोल को अलग तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। अभी फिलहाल आप प्रोलैक्टिन के बारे में बात करो। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। प्रोलैक्टिन क्यों बढ़ा है? प्रोलैक्टिन का रिलेशन दूध के साथ है, मिल्क के साथ है। मैंने एक कहा यस है रिलेशन। दूसरा है डोपामिन के साथ। अनुजा जी पहले ये अंडरस्टैंडिंग कर लेना कि प्रोलैक्टिन का रिलेशन मिल्क के साथ है, दूसरा रिलेशन है डोपामिन के साथ। जब डोपामिन लो होता है तो प्रोलैक्टिन बढ़ा हुआ मिलेगा। डोपामिन लो कब होगा? जब कफ बढ़ेगा, तमा बढ़ेगा, स्ट्रेस ज्यादा होगा। इज इट वेल अंडरस्टूड? इज इट वेल अंडरस्टूड? कफ बढ़ा, तमा बढ़ा, डोपामिन कम हुआ, डोपामिन कम हुआ तो प्रोलैक्टिन बढ़ा, प्रोलैक्टिन बढ़ा तो भूल जाओ आपकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो पहले काम करना है आपको कफ, तमा और स्ट्रेस पे। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो ना, अब आयुर्वेद इसमें, ये पूरी बातें मैं एलोपैथी की कर रहा हूँ, इसमें आयुर्वेद स्पष्ट हो रहा है या मुझे बताना पड़ रहा है? इसमें आयुर्वेद खुद ब खुद स्पष्ट हो रहा है या फिर बताना पड़ रहा है? क्विक रिजल्ट्स वाला बोलेगा जल्दी से मुझे बताओ इसका सॉल्यूशन क्या है। कम बातें करेगा, टू द पॉइंट बातें करेगा, आपको पता चल जाएगा ये टू द पॉइंट बात कर रहा है, प्रिसाइज है। तीसरा माइक्रो डिटेल वाला तो पूछते रहेगा कि ये ऐसा कैसे होगा, वैसे कैसे होगा, ये देखो मेरा, उसकी फाइल भी एकदम मस्त, डेट पीट नंबर डाल के एकदम परफेक्ट निकालेगा स्टाइल में, किसी में ऐसे पेन रहेगा उसके। ये चार लोगों को अलग अलग पैटर्न से आपने जाना है, ये दिमाग में रखना। ठीक है? सेम पैटर्न से नहीं जा सकते। ये जो चार लोग हैं इसमें से जो रिसर्च वाला है, जो नई नई चीजों के बारे में आप जो जो बोलते हो उसके आधार पर उसके मुंह पे, चेहरे पे भावनाएं आने लगती है, उसके आधार पर आपको क्लासिफाई करना होता है कि चार में से कौन सा है। एक तो वो जो बोलेगा उसके आधार पे करो, बाद में आप जो बोलोगे उसके बाद उसके चेहरे पे कुछ ना कुछ रिएक्शंस आते हैं, उसके आधार पर एनालाइज कर लेना कि ये कौन से कैटेगरी का है। ये ये स्किल इसेंशियल है या नहीं है? सामने वाले का पैटर्न एनालाइज करना, ये स्किल इसेंशियल है या नहीं है? ये पहला जो पेशेंट आया था पीपल वाला, उसको आप बताते रहो माइक्रो डिटेल, भाग जाएगा। इज इट क्लियर? जो रिसर्च वाला नया सो ढूंढने वाला आएगा उसको आप टू द पॉइंट आंसर दोगे, अच्छा नहीं लगेगा। उसको ये बताते रहना है कि ये देखो इसमें मैं यूनिकनेस, इसमें मेरा ये है। दिस वे दे आर गोइंग टू गेट इन्वॉल्व। चलो ये बात ध्यान में रखना। इन्वेस्टिगेशंस, फास्टिंग इंसुलिन और एचओएमआईआर। एचओएमआईआर एक जांच है जो फास्टिंग इंसुलिन और फास्टिंग ब्लड शुगर को एनालाइज करती है। फॉर एग्जाम्पल फास्टिंग शुगर आपका, ऐसे एग्जाम्पल देके चलो कि जैसे आपका इंसुलिन लेवल 10 के नीचे चाहिए, पकड़ के चलो, आपका है 20, फास्टिंग इंसुलिन 20 है, और आपका फास्टिंग शुगर 100 है। फास्टिंग इंसुलिन 20 और फास्टिंग शुगर 100। तो चलो मुझे बताना, अगर मैं मैथमेटिक्स में इस फॉर्मूला में ये सारी चीजें डालूं कि फास्टिंग इंसुलिन 20 है और फास्टिंग शुगर है आपकी 100, तो 20 × 100 कितना हुआ? 2000। 2000 डिवाइडेड बाय 405 कितना हुआ? नहीं समझा? फास्टिंग शुगर है 100, फास्टिंग इंसुलिन है 20। अब पेशेंट को डायबिटीज है या नहीं है? नहीं है। क्यों? क्योंकि शुगर तो नॉर्मल है। अब फास्टिंग 100 है, इंसुलिन 20 है। अब मैंने उसका एच ओ एम ए आर निकाला तो वो आता है 4.9, राइट यादव जी? तो 4.9 उसका क्या कहेंगे उसका, ये एच ओ एम ए आर आया। अब ये क्या कहता है? 2 से ऊपर है तो ये सिग्निफिकेंट इंसुलिन रेजिस्टेंस है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? शुगर नॉर्मल है,
लेकिन ये नॉर्मल कैसे है, क्योंकि इंसुलिन बहुत ज्यादा बना रहा है ये बॉडी, ताकि रेजिस्टेंस को ओवरकम कर सके। ये एचओए में यार ये इन्वेस्टिगेशन है जो आपकी ब्लड शुगर को वैलिडेट करती है कि क्या ये सचमुच नॉर्मल इंसुलिन फंक्शनल सेंसिटिविटी है या फिर एबनॉर्मल। क्या के बारे में अंडरस्टैंडिंग क्लियर है अभी? कि एचओए में आर का मतलब है कि आपका जो ब्लड शुगर है, क्या ये नॉर्मल इंसुलिन सेंसिटिविटी के साथ है या फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस के साथ है। चलो ये पता चला है तो अच्छी बात है। किस किससे करवाओगे? करवा लो ना, जो जो अमीर लोग आते हैं आईफोन लेके आएंगे उनका करवा लो। करवाना चाहिए नहीं चाहिए? आईफोन प्रो मैक्स से क्या करेंगे? ये करवाएंगे नहीं करवाएंगे एचओए में यार? करेंगे नहीं? करना चाहिए ना। जांचे से आपका क्या नुकसान है? जांचों से तो आपको पता चलता है ना अंदर क्या चल रहा है। पेशेंट को भी पता चलता है। आपके यहाँ पे वो होटल में जाके 1,000 रुपए का खाना खा लेगा। बेटर यू गेट द इन्वेस्टिगेटेड, राइट? तो इन्वेस्टिगेट करवाना। आप जल्दी से मुझे बता देना, इन्वेस्टिगेशन करवाने वाला डॉक्टर ये ग्रो करता है या डिग्रो करता है? जो जो डॉक्टर वो ग्रो करता है या करता है? 100% ग्रो करता है। ट्रस्ट, अरे ट्रस्ट बनता है ना। दिखाते हो इम्प्रूवमेंट का। एक तो लोग कहना समझने लगते हैं आपकी किसी साइंटिफिक आदमी है ये, डेफिनेटली ग्रो करने वाला है। ठीक है। तो ये जांच इंपॉर्टेंट है, इसका इस्तेमाल अपने प्रैक्टिस में लाना चालू कर दें। एचबीएमसी तो डायबिटीज के लिए, डायबिटीज नहीं है तो क्या इसकी जरूरत नहीं। वाई लिपिड प्रोफाइल इज इंपॉर्टेंट, लिपिड प्रोफाइल भी करवा लो। पीसीओडी के केसेस में मेटाबॉलिक रिस्क बढ़ रही है आजकल। लड़कियां ओबेज रहती है, और उसके साथ साथ ये बहुत ज्यादा प्रोलैक्टिन जैसे जैसे बढ़ता है वैसे और ज्यादा दिक्कतें आने लगती हैं, फिर बीपी भी बढ़ने लगता है। सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट कि जैसे जैसे राइट। उसके बाद कोलेस्टेरॉल। आपको लिपिड प्रोफाइल के बारे में एक बेसिक इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। लिपिड प्रोफाइल हमारे बॉडी में लिपिड प्रोफाइल की रिपोर्ट में क्या क्या होता है जरा चैट बॉक्स में डालना। क्या नाम था उनका डॉक्टर साहब? कैमरा आपने बंद कर दिया है। एक पॉइंट बताता हूँ पीसीओडी का। प्लीज, जब आप पीसीओडी के फीमेल को ट्रीट कर रहे हो ना, तो ये बात ध्यान में रखना कि रिलेशनशिप ऑफ दैट गर्ल विथ हर फादर इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? रिलेशनशिप ऑफ दैट गर्ल विथ हर फादर। जब आप पीसीओडी के पेशेंट की ट्रीटमेंट कर रहे हो, तो उस लड़की का पप्पा, पिता के साथ रिलेशनशिप, बातें करना, साथ बैठना, डिस्कशन करना। तो ये ना, जैसे मैं कहता हूँ ना, केयर गिवर अक्सर मम्मी लेके आएगी। यस। ये जब बहुत कम हो जाता है ना, तो प्रॉब्लम देखो, सिक्योरिटी देने वाला उस लड़की को उसका पिता होता है। द मेजर सिक्योरिटी कम्स फॉर द फीमेल फ्रॉम अ फादर। सो ये प्रिंसिपल ध्यान में रखना कि जितना रिलेशनशिप वो स्ट्रांग रहेगा उतनी वो सिक्योर फील करते रहती है। सो यहाँ पे जब आपके पास पेशेंट आती है, मैं करता हूँ, तो पीसीओडी की लड़की आएगी, उसकी मम्मी लेके आएगी, पापा तो आएगी नहीं क्योंकि लड़की का, लेडीज का प्रॉब्लम है। बट गेट दैट मैन ऑल्सो इन्वॉल्व। कितना टाइम आप लड़की के साथ स्पेंड करते हो, क्या हम बातें करते हो, घूमने के लिए चाहते हो, ये छोटे छोटे फैक्टर्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं उस लड़की के हार्मोनल एक्सेस को नॉर्मलाइज रखने के लिए। छोटा सा पॉइंट था, जैसे डॉक्टर साहब दिखे, सो एंजॉय विथ योर डॉटर। ओके, द मोस्ट हैप्पी रिलेशनशिप इज between papa and daughter. आई हैव वर्ड वन सेंटेंस, ये जस्ट अभी थोड़ा सा और अवान्तर बोल रहा हूँ, बट ठीक है, आप एडजस्ट कर लेना।
तो बाइबल में, आई एम ब्राह्मण बट बाइबल में एक वाक्य वक्तव्य है कि संसार के प्रति प्रेम में अगर पिता का प्रेम नहीं है तो जो कुछ है वो सिर्फ शरीर की लालसा और आंखों की लालसा है. सो दिस इज समथिंग विच इज वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी. रिलेशनशिप विद द फादर इज द मोस्ट यूनिकनेस, यूनिक रिलेशनशिप ऑफ दैट गर्ल. सो देखना कि वो मेंटेन है नहीं. कमिंग बैक, आप सब लोगों ने डाल दिया है कि लिपिड प्रोफाइल में क्या क्या है. लिपिड प्रोफाइल में टोटल कोलेस्ट्रॉल आता है, टोटल ट्राइग्लिसराइड आता है, एचडीएल, एलडीएल, वीएलडीएल. अब एचडीएल, एलडीएल, वीएलडीएल ये तीन अलग है और ये कोलेस्ट्रॉल टीजी अलग है, ऐसा नहीं है. ये तीन में ही कितने टीजी और कोलेस्ट्रॉल है, ये कोलेस्ट्रॉल की वैल्यू है. सो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये तीन प्रकार के लाइपोप्रोटीन्स है. इन लाइपोप्रोटीन्स के अंदर कितना टीजी और कोलेस्ट्रॉल है उसका कैलकुलेशन है टोटल कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड. इज दिस क्लियर? क्या यहां तक पॉइंट क्लियर है? अगर है तो ये जस्ट थम्स अप दे देना, फिर मैं आगे बढ़ूंगा. अब ये दोनों के बारे में तो अभी बात नहीं करनी है क्योंकि ये इन्हीं के कंपोनेंट है, तो इन दोनों को छोड़ दो फिर. अब ये तीनों के बारे में बात करनी है. एचडीएल, एलडीएल, वीएलडीएल, इन तीनों में से ये तीनों जो आइटम है ये बनाए किसने है, ये इसका मैन्युफैक्चरर कौन है, ये तीनों आइटम का मैन्युफैक्चरर कौन है, ये तीनों आइटम का मैन्युफैक्चरर कौन है, प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है, तो प्रोडक्शन हो रहा है लीवर में. इज दिस क्लियर? कब हो रहा है? कब हो रहा है? तब हो रहा है जब आप फास्टिंग में. इज दिस क्लियर? कब हो रहा है? जब आप, जब आप फास्टिंग में ना, नॉट डाइजेशन के दौरान. आप इस तरह, इसे इस तरह से समझना है कि फास्टिंग के लिए आप सुबह उठे, सुबह उठने के बाद आपने रात भर कुछ खाना नहीं खाया था, तो आपके शरीर में शक्कर भी थोड़ी सी कम हो चुकी थी क्योंकि यूज कर गए थे, तो एनर्जी ड्रॉप हो चुकी थी. इसलिए अब ये तीन में से मैं दो को छुपाता हूं, सिर्फ वीएलडीएल की बात करेंगे. सुबह आपके लीवर ने ब्लड में वीएलडीएल को भेज दिया. वीएलडीएल नाम का एक बड़ा लाइपोप्रोटीन है, वेरी लो डेंसिटी और वेरी हाई डेंसिटी. इसमें से छोटा कौन होगा? वेरी लो डेंसिटी और वेरी हाई डेंसिटी दो लाइपोप्रोटीन है, उसमें से छोटे आकार का कौन सा होगा? वीएलडीएल या एचडीएल? छोटा कौन सा होगा, छोटे आकार का कौन सा होगा, आकार का छोटा कौन सा होगा? सिंपल है. वेरी लो डेंसिटी मतलब छोटा बट पावरफुल, ताकतवर, हेवी. वेरी लो डेंसिटी यानी बड़ा बट वजन में कम. तो वीएलडीएल बड़ा है, वीएलडीएल बड़ा है, उसके अंदर बहुत बड़ी मात्रा में ट्राइग्लिसराइड्स है. अंदर कौन है? ट्राइग्लिसराइड. बाहर कौन है? कोलेस्टेरॉल. उसके बाहर कौन है? फॉस्फोलिपिड्स. उसके बाहर कौन है? एपोलिपोप्रोटीन. तो वीएलडीएल में क्या है? अंदर टीजी, टाइप करना चैट बॉक्स में, टीजी, देन कोलेस्ट्रॉल, देन फॉस्फोलिपिड, देन लिपोप्रोटीन. जस्ट टाइप कर देना ये सीक्वेंस. अंदर से बाहर कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड, लिपोप्रोटीन. ये टाइप कर देना एक बार. तो ये है मेरा वीएलडी. ये किसने बनाया? लिवर ने बनाया. कब बनाया? जब मैं फास्टिंग में था. अब ये ब्लड में आया. क्यों आया? आपको अटैक देने के लिए नहीं, क्योंकि आपकी ब्लड शुगर कम थी. एनर्जी का पैरेलल सोर्स करके वो ब्लड में है. अब ब्लड में आया, घूम रहा है सब जगह. सबको वो ट्राइग्लिसराइड दे रहा है. एनर्जी चाहिए क्या? ले लो, ले लो, ले लो, ले लो. सबको ट्राइग्लिसराइड दे दिए. अब ट्राइग्लिसराइड देने के बाद इसका आकार क्या हुआ? थोड़ा सा छोटा हुआ. अब इसका नाम क्या रखेंगे फिर? अंदर से टीजी गए, आकार छोटा हुआ. अब वीएलडीएल था पहला नाम, अभी इसका नाम क्या रखेंगे? एलडीएल. इज इट क्लियर? अब ये ट्रक बड़ा निकला था, सारे शरीर में उसने डिस्ट्रीब्यूट किया. अब ये ट्रक एम्प्टी ट्रक हुआ. अब ये एम्प्टी ट्रक क्या करे? यहीं पे रखे या लीवर से बाहर फेंक दे? अब ये एम्प्टी ट्रक क्या करे? यहीं पे रखे या लीवर से बाहर फेंक दे? रखेंगे. रखेंगे तो सर प्रॉब्लम होगा. चॉकलेट के रैपर को क्यों रखोगे आप? लीवर से बाहर फेंक देना. तो जल्दी से मुझे बताना कि एलडीएल की ट्रीटमेंट क्या है. एलडीएल की ट्रीटमेंट क्या है? एलडीएल की ट्रीटमेंट
एलडीएल की ट्रीटमेंट, डाइट करेक्शन टीजी की ट्रीटमेंट है। डाइट करेक्शन टीजी की ट्रीटमेंट है। इज इट क्लियर? डाइट करेक्शन टीजी की ट्रीटमेंट है। एलडीएल की ट्रीटमेंट क्या है? या अनुजा जी सही है। सिंपल है ना, वो क्या मुश्किल है इसमें? बहुत। सो विरेचन चिकित्सा है किसकी? विरेचन किसकी चिकित्सा है? एलडीएल की, क्योंकि वो वहां से बाहर जाने वाला है। वो वीएलडीएल नाम का ट्रक जो घुमा शरीर में, उसके बाद वो एलडीएल बन के बाहर जाने वाला है। चिकित्सा है विरेचन। आरोग्यवर्धिनी बेटी। आरोग्यवर्धिनी में ठीक है। डॉक्टर्स, मैं अब ये ना रस औषधि के बारे में इसीलिए कंसर्न रहता हूँ क्योंकि पारद गंधक और इन सारी चीजों के फैक्ट्री जो यहाँ पे द्रव्य बनते हैं ना, आप कभी विजिट करना किसी भी फैक्ट्री को, आपको पता चलेगा कि कैसे द्रव्य बनाए जाते हैं। और वहां पे ना बहुत ज्यादा रिस्क बढ़ जाता है। हर्बल द्रव्य अगर अवेलेबल है तो हम क्यों जाए मिनरल्स पे? चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, वाग्भट संहिता, इतने महान दिग्गज ग्रंथ थे, तो हम क्यों जाए? मैं अगेंस्ट नहीं हूँ, हाँ, फिर से मैं अगेंस्ट नहीं हूँ, वो शास्त्र है, लेकिन रिस्क भरा शास्त्र है। मैं परसों वृक्क रोग पढ़ रहा था, शायद वैशज्य रत्नावली से, तो वैशज्य रत्नावली में लिखा है कि पारदीय पारदीय वैद्यों के वजह से वृक्क के पेशेंट बढ़ रहे हैं। ऐसा ग्रंथ में सूत्र में है। आर यू अवेयर अबाउट दैट? क्या आप लोग इससे ये जानते हो? वृक्क रोग अधिकार में वृक्क रोगों के वर्णन में वृक्क रोगों का सॉल्यूशन देते वक्त उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा है कि भारतीय वैद्यों के वजह से वो किडनी के पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, वृक्क के पेशेंट्स बढ़ रहे हैं। ये एक एलोपैथिक में बोला है, हमारे ग्रंथों ने बोला है। एलोपैथी छोड़ो, हमारे ग्रंथों ने खुद बोला है। तो मैं चाहूंगा फिर रुको ना, फिर हमारे पास यानी पाकिस्तान ने जब अटैक किया तो क्या तुम तुरंत हमने एटॉमिक एनर्जी यूज की क्या? वी वेंट स्लोली ना, तो स्लोली जाओ। क्यों हमें डायरेक्टली पावरफुल अगर बहुत है तो उसकी जरूरत नहीं पड़ रही तो भी क्यों यूज कर रहे हो? इज इट क्लियर? तो हमें उसके सिवा भी काम करना आना चाहिए। उससे ना डॉक्टर का भी पैसा बचता है। आज क्या हो रहा है, जब आप पारद गंधक या फिर रसौषधि इस्तेमाल करते हो तो कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट बढ़ती है या कम होती है? कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट बढ़ती है या कम होती है? इतने पैसे में आप उसका डाइट प्लान करो। You plan a proper diet for that patient. That will help him to actually get rid of the illness, as well as modify his, lifestyle and help him to, live a healthy life. चलो आगे बढ़ते हैं। VLDL ट्रक पता चला, VLDL टू LDL। अब आप पूछो कि HDL क्यों बनता है? HDL लीवर खुद बनाता है। क्यों? क्योंकि HDL को पता है, लीवर को पता है कि ये जो VLDL जाएगा तो यहाँ वहाँ कोलेस्ट्रॉल छोड़ के आएगा। उस छोड़े हुए कोलेस्ट्रॉल को उठा के वापस लेके इज डिलीवरिंग एजेंट। तो VLDL बुरा है और HDL अच्छा है। इज इट द स्टेटमेंट? इज इट द राइट स्टेटमेंट? किसी मंदिर में मैं कहीं खाना खाने के लिए जाता हूँ तो कोई तो परोस रहा है, और परोसने के बाद जब सबका खाना हो जाता है तो बाद में एक क्लीनिंग का भी आदमी घूमता है। तो क्लीनर भी घूम रहा है और परोसने वाला भी घूम रहा है, तो दोनों में से बुरा और अच्छा कोई नहीं है। परोसने वाला भी चाहिए और क्लीनिंग करने वाला भी चाहिए। इज दिस क्लियर? सो VLDL भी चाहिए, HDL भी चाहिए, और जो LDL है वो विरेचन से बाहर जाना भी चाहिए। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? तो आपको लिपिड प्रोफाइल पता चला। अब आप और एक बात समझना जिसके बारे में मैं कल वर्णन करूंगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप सब लोग पढ़ के आना। यू जस्ट रीड आउट एंडोजिनस एंड एक्सोजिनस साइकिल ऑफ लिपिड। एंड क्योंकि हम पंचकर्म जब समझेंगे तो हमें इसकी आवश्यकता है। एंडोजिनस endogenous and exogenous cycle of lipid. Can you just type it in chat box? Endogenous and exogenous cycle of lipid. ये आप पढ़ के आना, क्योंकि जब आपको जो पेशेंट ट्रीट करने हैं ना, लो एटी वाले ट्रीट करने हैं आपको, बाद में आपको शोधन करना है, तो ये सारी चिकित्साएं करते वक्त आपको ये
एंडोजिनस एंड एक्सोजिनस साइकिल ऑफ लिपिड मदद करने वाला है। तो आई होप यू विल ऑल गेट इट डन, राइट। ये पढ़ के आ जाओगे, बहुत कुछ मुश्किल नहीं है, आराम से यूट्यूब पे कोई भी चैनल डाल देना, आपको कोई तो वीडियो आ जाएगा, वो पढ़ लेना, और कल मैं उसका एक्सप्लेनेशन दूंगा, ठीक है, और हम समझ लेंगे। ये यूएसजी करवा लेना, उसमें आपको ये सारे चित्र दिखने को मिलते हैं। साइज हमें कंट्रोल में रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इस पिक्चर में, तो मैं कहूंगा साइज। साइज को हमें कंट्रोल करना है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टैक्टिक, स्ट्रेटेजी सबसे इंपॉर्टेंट वही होगी कि हमें उस उसके साइज को हमें कंट्रोल करना है, कम करके लेके आना है। फॉलिकल साइज, बाद में ओवर एंड वॉल्यूम 10 ml से ज्यादा 20-20 ml तक होते हैं, तो उसे हमें कम करना है, आराम से कम हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल से सूत्र है। एंडोमेट्रियल थिकनेस अगर 7 से 8 तो है, अच्छी बात है, 7 से कम है तो वहां पे दिक्कत है। थीन एंडोमेट्रियम है तो प्रॉब्लम है कि बाबा निकल ही नहीं रहा है कुछ, सेक्स हॉर्मोन्स ही प्रॉब्लमेटिक है, तो वहां पे हमें ऊपर से काम करना होगा, राइट। एक्सेसिव थिक है तो 2-3 फॉलिकल अनरप्चर ओवरीज में है, उन्होंने दबा के एस्ट्रोजन बनाया है, जिस वजह से इतना थिकनेस बढ़ चुका है। सो की पैथोफिजियोलॉजी, इंसुलिन रेजिस्टेंस, हाई एंड्रोजन, ओवरिन हाइपरप्लासिया एंड हाई प्रोलैक्टिन। चलो यहाँ पे हम रुकते हैं आज के दिन के लिए। आई होप आज आपने कुछ चीजें और सीखी होगी, कल के दिन से आज का दिन बेहतर होगा, कल के दिन से आज हम कुछ अलग सीखे होंगे। और सर पेशाब कहाँ बनता है, इसमें भी आयुर्वेद और एलोपैथी में भेद है? भेद नहीं है, एक तरीके से देखा जाए तो भेद नहीं है। आप किसे पेशाब कहते हो, उस पे भेद है। अगर आयुर्वेद क्लेथ को समझता है, अगर वो आयुर्वेद क्लेथ के बारे में बात करता है, उधर पानी के बारे में बात करता है, तो हर एक का ना जर्नी था। और आप बताओ ना मुझे कि जब आप श्रमसन द्रव्य देते हो, श्रमसन द्रव्य देते हो तो प्रमेही रोगणों में पॉजिटिव रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। तो श्रमसन द्रव्य कहाँ काम करता है? आप आरकवत दो, एरेंडामूल दो, एरेंडल दो, या कैस्टर ऑयल दो, इजंट इट। आपके के पेशेंट में, या फिर गुड़ मार दो, आपके पेशेंट की ब्लड शुगर कम होने लगती है, आपके पेशेंट की बहुमूत्रता कम हो जाती है। तो ये द्रव्य काम कहाँ कर रहे हैं? ये तो श्रमसन ही है, इजंट इट। श्रमसन द्रव्य कहाँ काम करते हैं? पक्तव्यम दपक्तव्यम सृष्टम पुष्टे मलादिकम नयति अधो श्रमसनम स्यात् यथा सत्कृतमालक है। तो पचाए ना पचाए सबको नीचे लेके जा रहा है, और उससे पुष्ट साफ हो रहा है, साफ हो रहा है तो ऑटोमेटिकली शुगर भी कम हो रही है और मूत्र की उत्पत्ति भी कम हो रही है। तो आयुर्वेद तो ये प्रिंसिपल कहेगा ना कि दूसरा, मूत्र की उत्पत्ति इंटेस्टाइन से नहीं होती, मैक्सिमम वाटर ऑब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? एलोपैथी के एंगल से मैक्सिमम पानी का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? सबसे ज्यादा पानी का एब्जॉर्प्शन कहाँ से होता है? सो देखो दोनों शास्त्र। अरे एक बात बताओ मुझे, एक कन्नड़ आदमी है और एक महाराष्ट्रियन आदमी है, दोनों ये मोबाइल को देख रहे हैं और ये मोबाइल क्या है ये बता रहा है। तो एक कन्नड़ भी इसका वर्णन कर रहा है और मराठी भी इसी का वर्णन कर रहा है, तो दोनों इसी के वर्णन कर रहे हैं। अब कोई उसकी लैंग्वेज अलग होगी, इसकी लैंग्वेज अलग होगी, तो ये तो डिफरेंस ऑफ लैंग्वेज है, बट अंडरस्टैंडिंग दोनों शास्त्रों की सेम है। दिस इज व्हाट आई बिलीव, वेरी स्ट्रांगली बिलीव। प्रैक्टिस के प्रिंसिपल बदल सकते हैं, प्रैक्टिस के सिद्धांत बदल सकते हैं, अप्रोच बदल सकते हैं, एटीट्यूड बदल सकता है, बट सिद्धांतिक लेवल पे दोनों चीजें एक ही चीज को बता रही है। एकम सत्यम बहुधा विप्र बहुधा वदंती। तो इस सूत्र को हम ध्यान में रखेंगे और कल फिर से मिलेंगे आगे की चिकित्सा सीखने के लिए। लेकिन आज 2 दिनों में जो कुछ हम सीखा, इसके बाद क्या कॉन्फिडेंस पीसीओडी रिवर्सल का बढ़ रहा है? जस्ट लेट मी नो, दिस गिव्स मी अ गुड कॉन्फिडेंस। क्या अंडरस्टैंडिंग केस बेस्ड ट्रीटमेंट करने का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है? लेट मी नो योर व्यू टाइम इट। अगर बढ़ रहा है तो थम्स अप दे देना। दिस विल गिव मी अ गुड एनर्जी टू कंडक्ट टुमारो सेशन इन बेटर वे। And thanks for attending this session. Now I will stop over here. If possible, you शूट करते रहना, कंटेंट शूट करना, रिकॉर्ड करते रहना, और सोसाइटी में जाके लोगों तक ये सारी चीजें पहुंचाना, ताकि हम एक्चुअली हमारे समाज में वो पॉजिटिव बदलाव ला सकेंगे। So I will stop over here. Thanks a lot for patient listening. Over to Dr. Chinmay. Have a great day. Bye bye. Thank you so much, Dr. Gurudatta sir. And thank you so much, everybody. It has been a very intensive 2.5 hours almost now. And thank you for keeping up until this time. We will meet again tomorrow at 3 p.m. But before leaving, मैं एक और रिक्वेस्ट कि जैसे कल एक फीडबैक फॉर्म हमने भेजा था ग्रुप में, एक गूगल फॉर्म था, वैसे आज भी एक अलग गूगल फॉर्म भेजूंगी मैं ग्रुप में। आशा करती हूँ आप सभी डॉक्टर